4 टाइप्स ऑफ बोरोवर। पहला बोरोवर है प्राइम बोरोवर। प्राइम मतलब आप प्राइम मेंबर होंगे कहीं के, योर प्राइमरी समथिंग इन समबडीज लाइफ। तो प्राइम मतलब बड़ा अच्छी अच्छी चीज है। प्राइम बोरोवर, प्राइम बोरोवर ऐसा बोरोवर जो अपना पैसा लेने के बाद पे करता है। ये आपका वो दोस्त है जो आपसे पैसे लेता है और समय से पैसे वापस करता है, एंड दैट इज योर बेस्ट फ्रेंड। दैट इज कॉल्ड प्राइम बोरोवर। ऐसा बोरोवर जिसके पास कैपेसिटी है रीपे करने की, जिसके पास कैपेसिटी है रीपे करने की, दैट इज कॉल्ड प्राइम बोरोवर। दैट इज कॉल्ड प्राइम बोरोवर। यस। फिर आता है, अगर ये प्राइम बोरोवर बहुत अच्छे लोग होते हैं तो सेकंड टाइप ऑफ बोरोवर इज सब प्राइम बोरोवर। सब प्राइम बोरोवर, और ये इंडिविजुअल के कॉन्टेक्स्ट में यूज कर रहे हैं कि इंडिविजुअल ने लोन लिया और टाइम से वापस किया, दैट इज अ प्राइम बोरोवर। और इंडिविजुअल ने लोन लिया पर टाइम से वापस नहीं किया, that is called subprime borrower, because that person does not have the capacity to repay the loan. That person does not have the capacity to repay the loan. Third is over leveraged borrower. Over leveraged borrower, पहले आप ये दोनों लिख लो, ऐसा ही बना लो खूबसूरत सा डायग्राम, आपको चारों चीज समझ में आ जाएंगी। ओवर लेवरेज बोरोवर मतलब कंपनी के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं। कोई भी कंपनी ने इतना ढेर सारा लोन ले लिया है जितनी तो उसकी इक्विटी नहीं है, अपनी सिंपल बोले अपनी औकात से ज्यादा लोन लेना, ओवर लेवरेज हो जाना, लेवरेज का ओवर लेवरेज हो जाना। तो कोई कंपनी ने इतना लोन ले लिया, उतना लोन ले लिया जिसकी उतनी उसकी कैपेसिटी नहीं है रीपे करने की, तो कैसी कंपनी है? ओवर लेवरेज्ड बोरोवर है। तो कैसी बोरोवर है? ओवर लेवरेज बोरोवर है। बोरो टू मच मनी देन इट्स एबिलिटी। इसका डेट टू इक्विटी ज्यादा है, डेट टू इक्विटी रेशियो ज्यादा है। इक्विटी तो आप जानते हैं, इक्विटी शेयर्स, याद है हमने शेयर होल्डिंग दी थी, शेयर्स इशू कर सकते हैं या बॉन्ड इशू कर सकते हैं, करेक्ट। तो जो आपने इक्विटी है आपके पास, इक्विटी वाला पैसा कभी जाएगा या नहीं जाएगा? इक्विटी में एक बार पैसा आ गया अब वो तो कभी नहीं जाएगा। अगर एक बार आपने मुझे पैसा दे दिया तो मैं आपको डिविडेंड देता रहूंगा। इक्विटी, क्योंकि आपने मुझे पैसा दिया था और मुझसे शेयर्स परचेज किए थे, यू आर द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, यू आर द ओनर ऑफ द कंपनी। तो किसी ने अगर लोन बहुत लिया है और इट्स लाइक कि डेट डिवाइड बाय इक्विटी का मतलब क्या हुआ? आपका घर का वैल्यू है 10 करोड़ रुपए और आपके पास लोन है 15 करोड़ रुपए का, तो घर भी बेच दोगे तो भी कैसे चुकाओगे? इट्स लाइक कंपनी पूरी भी बेच दोगे तो भी इतना लोन ले रखा है, कैसे चुकाओगे? डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत ज्यादा है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। एंड लास्ट इज जॉम्बी लेंडिंग। लास्ट इज जॉम्बी लेंडिंग। इसको मैं बोलता हूं, इसको मैं क्या बोलूं जॉम्बी लेंडिंग को? एक तो खुद वीक बैंक है और वो ऐसे लोगों को लोन देते हैं जो सब प्राइम बोरोवर हैं। हम तो डूबेंगे ही सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। दैट इज कॉल्ड जॉम्बी लेंडिंग। जॉम्बी लेंडिंग मींस वीक बैंक, जिनकी वीक कैपेसिटी है लेंड करने की, जिनका जितने लोन देते हैं एनपीए हो जाते हैं, उनके फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं है। वीक बैंक गिविंग लोन टू सब प्राइम बोरोवर्स। फिर भी तुम ऐसे लोगों को लोन देते हो जिनकी रीपे करने की कैपेसिटी नहीं है। हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। जिसको दे रहा वो तो दे नहीं रहा आपको पैसे, तो तुम तो डूबोगे ही, उससे भी ले डूबेगा, करेक्ट। ये आशिक है, ये आशिक है, सिंपल, दे आर द आशिक। प्राइम बोरोवर, गुड कैपेसिटी टू रीपे द लोन। प्राइम बोरोवर जब भी बैंक को लोन देना होगा उसको लोन देगा जो प्राइम बोरोवर हो, यानी उसके पास कैपेसिटी हो पैसा वापस करने की। सेकेंड इज सब प्राइम बोरोवर, कैपेसिटी नहीं है वापस करने की तो तुम्हें लोन ना ही दे तो अच्छा होगा। ओवर लेवरेज कंपनी, यू हैव टेकन मच मोर लोन देन योर एबिलिटी टू रीपे, सो दैट कंपनी इज नॉट गुड। यस, एंड जॉम्बी लेंडिंग, वीक बैंक्स गिविंग न्यू लोन्स टू सब प्राइम बोरोवर्स, जॉम्बी लेंडिंग। लिख लिया इतना, डन है, अंडरस्टूड है? यस, एक बार यस बोलो, जल्दी बोलो यस, जल्दी, कम ऑन, जल्दी बोलिए। ओके, चलिए कुछ टर्म समझेंगे अब। लिखिए सम इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक टर्म्स। सरफेसी एक्ट क्या होता है, सिविल क्या होता है, स्टैंडर्ड असेट्स क्या होते हैं, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स क्या होते हैं, सब स्टैंडर्ड असेट्स क्या होते हैं, लॉस असेट, राइट ऑफ, स्ट्रेस असेट्स, प्रोविजनिंग कैसे करते हैं, ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम क्या है, ये सारे इकोनॉमिक टर्म हमें समझने पड़ेंगे बैंकिंग सिस्टम को समझने के लिए, मनी मार्केट को और समझने के लिए। तो हेडिंग डालिए सम इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक टर्म्स, और एक बार ये लिस्ट नोट डाउन कर लो तो वन बाय वन करके हम चीजें समझना शुरू करें।
और मेरी क्लास इस संडे भी होगी, तो तैयार रहिएगा। यस, संडे को भी क्लास लूंगा, क्योंकि एक दिन लाइट की वजह से क्लास नहीं ले पाया था, याद है? तो उसकी भरपाई करूंगा। आप तो खुश हो गए, मुझे लगा आप कहोगे अरे सर कितना पढ़ाओगे। आप लोग तो खुश हो गए, क्या बात है। सरफेसिएट, सिविल, स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, नॉन परफॉर्मिंग, लॉस असेट, राइट ऑफ, स्टेट असेट्स, प्रोविजनिंग, ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम, ये सब पढ़ेंगे। टीचर होने पे तब प्राउड होता है जब बच्चों को बोलो कि हम और पढ़ाएंगे और बच्चे कहें कि सर प्लीज पढ़ाओ, मजा आ रहा है। तब लगता है कि हाँ ठीक पढ़ा रहे हो। और जब बच्चे कहते हैं सर बस करो सर प्लीज, तो ऐसा लगता है कि बच्चे झेल रहे हैं हमें। यस। सम इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक टर्म्स, ठीक है, लिख लिया, नोट डाउन कर लिया। देखो नोट डाउन करने के बाद कोई ना कोई थम्स अप जरूर भेजा करो, ताकि समझ में आ जाए। सेम टाइमिंग, सेम टाइमिंग, साक्षी सेम टाइमिंग। चलिए चलिए, चलो चलो फोकस करो, फोकस करो। अगर ये बैंक है दोस्तों, तो बैंक को पैसा देने वालों को क्या बोलते हैं, चलो बताओ। और बैंक जिनको पैसा देता है उनको क्या बोलते हैं, चलो चलो। यस, तो बैंक को जो पैसा देते हैं उनको क्या बोलते हैं, डिपॉजिटर। और बैंक जिन्हें पैसा देता है उन्हें क्या बोलते हैं, बोरोअर। करेक्ट, यस, ठीक है। अच्छा, बैंक जब डिपॉजिट लेता है तो बैंक के लिए वो क्या है, एसेट है या लाइबिलिटी है? बैंक के लिए क्या है बोलो, एसेट या लाइबिलिटी? बिल्कुल, बैंक के लिए लाइबिलिटी है। और बैंक जब किसी को लोन देता है तो वो बैंक के लिए क्या है, एसेट है या लाइबिलिटी है? अरे वो तो सर बैंक के लिए एसेट है, वो तो बैंक के लिए एसेट है। करेक्ट, यस। अच्छा, एसेट क्यों है? क्योंकि जो आपने लेट से 100 रुपए का लोन दिया है 8% पर, 1 साल के लिए, तो आफ्टर 1 ईयर यू विल गेट 100 + 8 रुपीज। तो आपको प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का पैसा वापस मिलेगा। सो वाई दिस इज असेट फॉर यू? बिकॉज असेट का तो मतलब ही है, असेट आपको रिटर्न क्रिएट करके देते हैं, एसेट आपको रिटर्न देता है। तो आपने अगर 100 रुपीज दिया और ये 100 रुपीज में 8 रुपीज अर्न किया, कमाया, सो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड असेट। ये कैसा है, असेट। और ये असेट कमा के ला रहा है, तो ये कैसा असेट है, परफॉर्मिंग असेट है। अब मेरी बात सुनना, तुम घर के वो बच्चे हो जिसकी नौकरी लग गई है, अब कमा कमा के घर में पैसे ला रहे हो, तो तुम कैसे असेट हो घर के लिए, परफॉर्मिंग असेट हो। और तुम्हें घर में क्या मिलेगी, इज्जत मिलेगी सर। तुम्हें बहुत प्यार मिलेगा, अपने हाथ से मम्मी खाना खिलाएगी, पापा पुचकार पुचकार के बातें करेंगे, करेंगे। लेकिन अभी तक अगर हम असेट नहीं बन पाए घर के लिए, घर से पैसा ले रहे हैं, थोड़ा बुरा है। क्योंकि यस, कुछ चीजें वक्त लेती हैं दोस्तों, आप भी समझो इस चीज को। कुछ चीजें वक्त लेती हैं, हायर ऑफ जो गोल आपने तय कर रखे हैं ये थोड़ा वक्त लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये जब आपको मिल जाएगा ना, तो आप लोग सोचते ना मेरे दोस्त यार यहाँ पहुंच गए, वहां पहुंच गए, पैसा कमा रहे, ये करा रहे, वो करा रहे। अरे वो जैसा परफॉर्मिंग एसेट होंगे ना, और आप जिस लेवल के परफॉर्मिंग एसेट बनोगे ना, उसमें बहुत अंतर है। तो टेंशन मत लो कि अभी आप कमा नहीं रहे हो, अभी भी घर से पैसा ले रहे हो, टेंशन मत लो। अभी घर वालों को लग सकता है कि आप परफॉर्मिंग एसेट नहीं है, लेकिन जो आज परफॉर्मिंग एसेट हैं घर में, उनसे बेहतर परफॉर्मिंग एसेट बनेंगे। और सिर्फ घर के लिए परफॉर्मिंग एसेट नहीं बनेंगे, पूरे देश के लिए परफॉर्मिंग एसेट बनेंगे। तो टेंशन मत लिया करिए, अपने खून को उबाल रखिए थोड़ा सा, हाँ? जब भी कुछ हो तो बोल दिया करिए, ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। डरने वाली कोई बात नहीं है। यस, परफॉर्मिंग एसेट, ऐसा एसेट जो घर के लिए परफॉर्म कर रहा है, जो परफॉर्म करके कुछ पैसा कमा के ला रहा है। तो घर का वो बच्चा जो पैसा कमा के ला रहा है, दैट इज परफॉर्मिंग एसेट। लेकिन सोचो, बैंक ने लोन दिया 100 रुपीज का, और ये लोन जिसने लियो, ये सब प्राइम बोरोवर निकला, ये सब प्राइम बोरोवर निकला। तो ये क्या लोन का पैसा वापस करेगा? नहीं, ये तो प्रिंसिपल भी खा जाएगा और इंटरेस्ट भी नहीं देगा।
तो 100 रुपए तो गया और इंटरेस्ट भी नहीं मिला, तो ये कैसा असेट है? ये परफॉर्म नहीं कर पाया, ये कुछ कमा के नहीं ला पाया, तो ये कैसा असेट है? ये नॉन परफॉर्मिंग असेट है। ये कैसा असेट है? नॉन परफॉर्मिंग असेट है। गॉट द पॉइंट? यस, अंडरस्टूड। तो परफॉर्मिंग असेट क्या है? जो असेट पैसा कमा के लाए, जो पैसा आपने किसी को दिया वो इंटरेस्ट कमा के लाएगा, तो परफॉर्मिंग एसेट है। और जो इंटरेस्ट कमा के नहीं लाएगा वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। तो हम कैसे बोरवर को लोन दें? हम प्राइम बोरवर को लोन दें, सब प्राइम बोरवर को लोन क्यों देना है? गॉट द पॉइंट? अंडरस्टूड? यस। तो दैट इज कॉल्ड नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ऐसा एसेट जो परफॉर्म करना बंद कर दे। लेकिन इसको क्लासिफाई कैसे करता है बैंक? बैंक बोलता है कि अगर 90 डेज तक, जैसे आप ईएमआई पे कर रहे थे और एक दिन आपने ईएमआई बंद कर दी, और जिस दिन आपने ईएमआई पे करना बंद की उसके बाद 90 डेज हो गए, आपने एक भी रुपया नहीं दिया, ना प्रिंसिपल दिया ना इंटरेस्ट दिया, दोनों नहीं दिया, तो क्या किया बैंक को? आपने एक समय के बाद पैसा देना बंद कर दिया। अगर 90 डेज तक आपने बैंक को पैसा नहीं दिया, उसको वापस नहीं किया, तो बैंक समझ लेगा कि उसका जो असेट है वो परफॉर्म करना बंद कर रहा है। वो कैसा असेट बन जाएगा? नॉन परफॉर्मिंग असेट बन जाएगा। यानी बैंक का जो लोन देता है, बैंक जो पैसा देता है, दैट इज असेट फॉर द बैंक। और ये असेट की क्वालिटी कैसी है, ये डिपेंड करता है कि वो असेट कैसा काम कर रहा है। असेट क्वालिटी कैसी है डिपेंड करता है असेट कैसा काम कर रहा है। गॉट द पॉइंट? और हमने एक चीज समझ ली यहां पे, नॉन परफॉर्मिंग असेट। तो देखो बैंक की वर्किंग देखो, बैंक के पास पैसा आता है डिपॉजिट, अब बैंक लोन देता है, और ये हम पहले भी देख चुके हैं कि बैंक डिपॉजिटर को इंटरेस्ट रेट देता है, और लेंडर से, जिसको आपने पैसा दिया है, उससे क्या करता है? बोरोवर से हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है। और ये बैंक के लिए असेट्स होते हैं, ये बैंक के लिए लायबिलिटी होते हैं। जो असेट बैंक के लिए पैसा कमा के लाए वो कैसे असेट्स हैं? परफॉर्मिंग एसेट है। जो पैसा कमा के नहीं लाए वो कैसा है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। इसी को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं आप? एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। लेकिन बैंक के पर्सपेक्टिव से सोचिए, असेट क्या होगा, लायबिलिटी क्या होगा? एक बार इसको नोट डाउन कीजिए। दिस इज सिंप्लीफाइड बैलेंस शीट ऑफ अ बैंक, जहां पे बैंक क्या लिखेगा कि मेरी लायबिलिटी क्या है, मेरी जिम्मेदारी क्या है, और मेरे असेट क्या है जो मुझे पैसा कमा के लाएंगे। दिस इज द बैलेंस शीट दैट द बैंक विल मेक फॉर इटसेल्फ। यस। तो सिंप्लीफाइड बैलेंस शीट ऑफ अ बैंक, लायबिलिटी एंड असेट। एक साइड में लायबिलिटी लिखेगा, दूसरी साइड में असेट लिखा। व्हाट इज लायबिलिटी फॉर द बैंक? कैपिटल, रिजर्व्स, डिपॉजिट्स, बोरोइंग बाय द बैंक्स एंड अदर लायबिलिटी। अगर बैंक ने कहीं से पैसा बोरो किया है तो बैंक की लायबिलिटी है। बैंक ने किसी से डिपॉजिट लिया है तो बैंक की लायबिलिटी है। बैंक के पास कुछ रिजर्व्स होंगे, वो रिजर्व्स कहां से आए होंगे? जो बैंक डिपॉजिट लेता है उसी से रिजर्व बनाए होंगे, तो वो क्या है? वो भी बैंक के लिए क्या है? लायबिलिटी है। जो कैपिटल होगा, बैंक शुरुआत करते समय अगर शेयर मार्केट में जाकर पैसा अगर रेस कर रहा है, मनी, वो पैसा लेकर आ रहा है, तो वो भी क्या है? वो भी बैंक से, बैंक ने किसी से पैसा लिया है तो बैंक के लिए क्या है? लायबिलिटी है। और बैंक की अदर लायबिलिटीज भी हो सकती है। बैंक के असेट्स क्या है? जो बैंक अपना पैसा डिपॉजिट करता है आरबीआई के साथ, दैट इज असेट फॉर द बैंक, क्योंकि वो बैंक की लायबिलिटी तो है नहीं, अब आरबीआई की लायबिलिटी है और बैंक का असेट है। करेक्ट। डिपॉजिट्स विद द अदर बैंक्स, अगर एक बैंक दूसरे बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर दे तो दूसरे बैंक की लायबिलिटी है, लेकिन उस बैंक के लिए क्या है? असेट है। इन्वेस्टमेंट, अगर वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर दे, फॉरेन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, शेयर मार्केट में अगर पैसा लगा दे, तो बैंक अगर यहां से पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, ये पैसा कुछ कमा कर लाएगा, दैट इज व्हाट? दैट इज एसेट फॉर द बैंक। तो द इन्वेस्टमेंट डन बाय द बैंक्स आर द असेट्स फॉर द बैंक। लोन टू पब्लिक, जब बैंक लोन देता है पब्लिक को तो क्या होता है? असेट होता है। कुछ बैंक के फिक्स असेट भी होते हैं, अदर असेट्स भी होते हैं। फिक्स असेट्स एंड द अदर असेट्स। बैंक ने अगर कहीं लैंड परचेज किया है, वो बैंक का कैसा असेट है? वो फिक्स असेट है। सो दिस इज सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ बैलेंस शीट ऑफ बैंक। कुछ ऐसी दिखती होगी कि मेरी लायबिलिटीज ये हैं, मेरा असेट ये है। मेरी लायबिलिटीज ये हैं, मेरा असेट ये है। और ये बैंक का असेट अगर परफॉर्म करेगा तो परफॉर्मिंग असेट होगा, और नहीं परफॉर्म करेगा तो कैसा होगा? नॉन परफॉर्मिंग असेट होगा। यानी असेट की क्वालिटी किस पे डिपेंड करती है? असेट की क्वालिटी डिपेंड करती है कि असेट कैसा परफॉर्म कर रहा है। कैसा परफॉर्म कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। ये लिख दिया? डन है? यस। तो दिस इज सिंप्लीफाइड बैलेंस शीट ऑफ अ बैंक। करेक्ट, ठीक है। व्हाई असेट्स आर क्लासिफाइड? हम असेट्स को क्लासिफाई क्यों कर रहे हैं? ताकि हमें बैंकों की हेल्थ समझ में आए। मैं आपको क्यों बोलता हूं कि आप अपनी बॉडी का चेकअप करवाओ? ताकि आपकी हेल्थ समझ में आए। ऐसी आपकी बॉडी में कैल्शियम है, विटामिन डी है, हीमोग्लोबिन है, ये सारे कंपोनेंट जो हैं आपकी बॉडी में, उससे समझ में आता है कि आपकी बॉडी की हेल्थ कैसी है। ऐसे ही बैंक जो असेट्स देता है, असेट की क्वालिटी कैसी है,
इसको पता करने के बाद ये पता चलता है बैंकों की हेल्थ कैसी है. So why assets are classified? To check the financial condition of the bank. Financial condition of the bank. And this is measured by the quality of asset. Quality of assets कैसे measure करते हैं? Periodic return और repayment status क्या है? पैसा जो आपने दिया था वो वापस आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसका स्टेटस क्या है, रीपेमेंट का स्टेटस क्या है, उससे समझ में आता है कि कैसा असेट है, उस असेट की क्वालिटी क्या है, उस असेट की क्वालिटी क्या है. हाँ ये लिखना है, ये लिखना है. Why assets are classified? Because they will tell us the health or the financial condition of bank. And कैसे मेजर करते हैं वो? Measured by the quality of assets. तो हेल्थ कैसे मेजर करते हैं? क्वालिटी ऑफ असेट्स से. एंड क्वालिटी ऑफ असेट्स कैसे? उसका रीपेमेंट स्टेटस क्या है, पीरियोडिक रिटर्न कैसा है, पैसा वापस आ रहा है जो आपने दिया था. दैट इज कॉल्ड, दैट विल डिसाइड क्वालिटी ऑफ असेट्स. दैट विल डिसाइड क्वालिटी ऑफ असेट्स. और असेट को क्लासिफाई किया गया है इतने ढेर सारों में. ये जो चार्ट आपको दिख रहा है ये लिखना है आपको. ऐसा आपको टेबल बनानी है जिसमें आपको हर टाइप का असेट और वो असेट कैसा है उसके बारे में लिखना है. असेट का टाइप और क्राइटेरिया टू बी क्वालिफाइड एज दिस. तो जो परफॉर्मिंग असेट है उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड असेट. ऐसा असेट जिसमें नॉर्मल रिस्क है. नॉर्मल रिस्क, बैंक हर एक लोन देने में रिस्क तो है पर नॉर्मल रिस्क है. लेकिन हम लोन प्राइम बोरोवर्स को दे रहे हैं तो हमें पता है रिस्क बहुत कम है, पैसा वापस आ जाएगा और वो पैसा परफॉर्म करेगा. तो अगर असेट परफॉर्म कर रहा है तो कैसा असेट है? स्टैंडर्ड वाला असेट है. तो कैसा असेट है? स्टैंडर्ड असेट है. डज नॉट डिस्क्लोज एनी प्रॉब्लम्स एंड विच डज नॉट कैरी मोर देन नॉर्मल रिस्क. That is called a standard asset. The second is non-performing asset, not returning in the form of principal or interest in the last 90 reporting days. अगर 90 दिन तक आप पैसा दे रहे थे, ईएमआई भर रहे थे, आपने मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक भरा, फिर आपने दिसंबर नहीं भरा, जनवरी नहीं भरा, फरवरी नहीं भरा, तो 90 दिन हो गए. जैसे ही 90 डेज होंगे तो बैंक को ये बात समझ में आ जाएगी कि ये पैसा नहीं देने वाला है, बैंक का असेट परफॉर्म करना बंद कर रहा है. तो उस असेट को क्या बोलेंगे? नॉन परफॉर्मिंग असेट. लेकिन अगर कोई भी लोन जो बैंक ने दिया है, कोई भी असेट अगर वो नॉन परफॉर्मिंग असेट में रह गया फॉर लेस देन और इक्वल टू 12 मंथ्स, यानी नॉन परफॉर्मिंग असेट की क्राइटेरिया में कब आएगा? जब 90 डेज हो जाएंगे. 90 डेज होने के बाद भी पैसा आपने वापस नहीं किया तो बैंक उस लोन को कहां डाल देगा? नॉन परफॉर्मिंग असेट की कैटेगरी में. और अगर नॉन परफॉर्मिंग एसेट की कैटेगरी में लेस देन और इक्वल टू 12 मंथ्स रह गया तो ऐसे एसेट को क्या बोलने लगेंगे? अब बोलने लगेंगे सब स्टैंडर्ड एसेट, कि भैया ये पैसा नहीं वापस आने वाला क्योंकि पैसा सामने वाला वापस नहीं दे रहा है. दिस इज कॉल्ड सब स्टैंडर्ड एसेट. और अगर वो सब स्टैंडर्ड की कैटेगरी में मोर देन 12 मंथ्स के लिए रह गया तो उसको बोलेंगे डाउटफुल एसेट, कि नाउ आई हैव अ डाउट कि पैसा वापस आएगा. और अगर ये डाउटफुल एसेट होने के बाद आरबीआई का कोई इंस्पेक्शन हुआ या कोई इंटरनल या एक्सटर्नल ऑडिट हुआ और उसमें देखा गया कि दीज आर दी एसेट्स जो कि डाउटफुल कैटेगरी में हैं और रिकॉग्नाइज्ड बाय द आरबीआई इंस्पेक्शन, इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिट, देन उसको हम क्या बोलने लगेंगे? उसको हम बोलने लगेंगे लॉस एसेट. उसको हम बोलेंगे लॉस एसेट. तो आप ये लिख लो एक बार, तो आपको एसेट का क्लासिफिकेशन. तो सबसे अच्छी क्वालिटी वाला कौन सा एसेट है? स्टैंडर्ड. उसके बाद डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग क्वालिटी है. लॉस एसेट मतलब भूल जाओ, डाउटफुल मतलब डाउट ही है, सब स्टैंडर्ड मतलब नहीं आने वाले, नॉन परफॉर्मिंग एसेट अभी 90 डेज तक नहीं आए, सब स्टैंडर्ड एसेट मतलब ये पैसा अच्छा है, ये एसेट अच्छा है. तो घर में कई बच्चे होते हैं, उन बच्चों की क्वालिटी के हिसाब से लगा दिया हमने. गॉट द पॉइंट? अंडरस्टूड? बोलो भाई, लिखने के बाद थम्स अप दीजिए. फ्री में पढ़ाने में और पेड क्लास लेने में पता है एक फर्क क्या है? जब आप पैसे देते हैं ना तो आप पूरा पढ़ते हैं और पूरी मेहनत से पढ़ते हैं, क्योंकि आपकी हार्ड अर्न्ड मनी का पूरा निचोड़ आप निकालना चाहते हैं. जो आपने पैसा लगाया है उसका पूरा रिटर्न लेना चाहते हो आप. करेक्ट है ना? सही बोल रहा हूं. लेकिन यूट्यूब पे लोग क्या करते हैं? सोचते हैं फ्री कमाल है. यही वीडियो सेम यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा तो पता क्या वो कुछ नहीं देखेंगे, 5 मिनट 10 मिनट छोड़ देंगे,
चाहे कितना भी अच्छा कंटेंट दे दें, क्योंकि उनको लगता है ये फ्री है, फ्री में कुछ लगाया थोड़ी है हमने, इनपुट थोड़ी है हमारा कुछ। जब आप पैसे लगाते हैं तब आप उसको रिटर्न लेते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो जो मुझे YouTube पर पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, मुझे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, उनके लिए अर्ज किया है, हमें छोड़कर आप गए तो हम भी ये कह जाएंगे, हमें छोड़कर आप गए तो हम भी ये कह जाएंगे, बीच भंवर में साथ छोड़ने वाले भी बह जाएंगे, बीच भंवर में साथ छोड़ने वाले भी बह जाएंगे। अगर युद्ध में अर्जुन बनना है तो पूरी बात सुनो, अगर युद्ध में अर्जुन बनना है तो पूरी बात सुनो, अर्ध कथाएं सुनने वाले अभिमन्यु रह जाएंगे, अर्ध कथाएं सुनने वाले अभिमन्यु रह जाएंगे। इसलिए कहता हूं पूरा दिमाग के अंदर डालो, जो ज्ञान है फ्री हो पेड हो कैसा भी हो, सिंसियरिटी से एक्सेप्ट करो। भिक्षा में दिया हुआ ज्ञान भी ज्ञान ही होता है। लिख लिया? डन। तो स्टैंडर्ड असेट, देन नॉन परफॉर्मिंग असेट, सब स्टैंडर्ड असेट, डाउटफुल असेट एंड द लॉस असेट। यहां तक समझ में आ गया? यस। अगर बैंक का नॉन परफॉर्मिंग एसेट का कुछ देख लें एक बार, थैंक यू वाह वाह करने की, थैंक यू सो मच। यस, नॉन परफॉर्मिंग एसेट कितना है बैंकों का, ये थोड़ा सा रेशियो देख लेते हैं। ये ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट एंड नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट में क्या अंतर है, ये हम एक कॉन्सेप्ट है उसको समझने के बाद समझ जाएंगे। लेकिन ग्रॉस में अब तो आप ये समझ गए कुछ माइनस किया होगा तभी हम नेट तक पहुंचे होंगे, ग्रॉस में कुछ माइनस किया होगा तभी हम नेट तक पहुंचेंगे। डोंट वरी, राइट ऑफ क्या होगा मैं समझाऊंगा, टेंशन मत लीजिए, मैं हूं यहां पर, है ना? यस, ग्रॉस में कुछ माइनस करेंगे तो ही नेट तक पहुंचेंगे, ये आपका कॉन्सेप्ट भी बताता है। अच्छा देखो, भारत के ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट कैसे थे फ्रॉम 2008-9, ये पहले कितना था, ये पहले बहुत कम हुआ करता था, अप्रॉक्स 2% के अप्रॉक्स। मतलब बैंक जितने लोन देता है, जितने लोन देता है, जितने एडवांसेस करता है, उसका कितना परसेंट एनपीए है, कितना परसेंट ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, ये ब्लू लाइन शो करता है, ये ब्लू लाइन शो करता है। तो ये क्या है, दी परसेंटेज ऑफ दी किसका, टोटल लोन जो बैंक देता है उसका कितना परसेंटेज जो पैसा वापस नहीं आता। पहले ये 2% का अप्रॉक्स था, एक समय पर 2017-18 में देखो ये 11.2% पहुंच गया, यानी ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट टू 11.2%, एंड दैट अमाउंट्स टू अप्रॉक्स 8.3 लाख करोड़ रुपीस, 8.3 लाख करोड़ रुपीस। तो बैंक जितना लोन देता है उसका 11% ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। मतलब अगर बैंक 100 रुपए देता है तो 100 रुपए में 10 रुपए, 11 रुपए किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो कैसा है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। लेकिन धीरे धीरे विद द मोदी गवर्नमेंट स्ट्रेटजीज एंड दी रिफॉर्म्स, ये 11% कम होकर सितंबर 21 में 6.9 था, अभी ये रिसेंटली कितना है, 2.6% है। तो हम कहीं ना कहीं धीरे धीरे इसको हमने कम करने में बहुत सक्षम हुए हैं, यानी हमने अपने बैंकों का नॉन परफॉर्मिंग एसेट कम किया है, यानी बैंकों की हेल्थ अच्छी की है, बैंकों की हेल्थ अच्छी की है। और बैंकों का हेल्थ अच्छा करने का मतलब क्या है कि अगर बैंक अच्छा हेल्दी होगा, हेल्दी बैंक विल हैव मोर कैपेसिटी टू लेंड। अगर हेल्दी बैंक ज्यादा लेंड करेगा तो ज्यादा लोग बोरो कर पाएंगे, और बोरो कर पाएंगे तो उसकी वजह से कंजम्पशन बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, जिसकी वजह से जीडीपी ग्रो होगा हमारा। सो गुड बैंक्स, हेल्दी बैंक्स, दीज आर द नेसेसरी टू बिकम अ विकसित भारत। भारत को श्रेष्ठ बनना है, भारत को विश्व गुरु बनना है, तो हमको समझना पड़ेगा कि आर बैंकिंग सिस्टम शुड बी रेजिलिएंट, शुड बी हेल्दी इनफ टू गिव मोर लोन्स। आज हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लोन नहीं मिलता है, और बैंक लोन देने से कतराते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को, बिकॉज दे हैव द लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड। लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड का मतलब है कि लंबे समय के लिए, लंबे समय के लिए बैंक लोन देने में कतराता है, क्योंकि बैंक के पास उतना पैसा है नहीं, और बैंक अगर यहां पैसे देता है तो पैसा स्टक हो जाता है, और ये फिर प्रोजेक्ट जो है 5 साल की जगह 10 साल चल रहे हैं ड्यू टू इनएफिशिएंसी इन द एक्सपेंडिचर, और उसकी वजह से बैंक को वो बर्डन बियर करना पड़ता है। तो अगर बैंकों की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी रहेगी तो बैंक विल आल्सो बी विलिंग टू लेंड टू द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर आल्सो। So that is why Modi government has done a wonderful job to do such reforms with the Insolvency and Bankruptcy Code, with the SARFAESI Act, putting all its might together so that we can recover as much as money we can. So non-performing asset होने के बाद अगर बैंक का asset perform नहीं कर रहा है तो उसको recover करना पड़ता है,
गॉट माय पॉइंट? तो बैंकों का नॉन परफॉर्मिंग एसेट कम किया मोदी गवर्नमेंट ने, एंड यहां पर अगर आप देखेंगे तो हमारा ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट 2.6% तक हमने वापस लिया है, एंड दैट इज वेरी गुड बिकॉज इट विल एनहांस द फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ द कंट्री। और अगर आप देखें 2021 में 8.3 लाख करोड़ रुपीस था ग्रॉस, और उसमें सबसे ज्यादा किसका है? पब्लिक सेक्टर बैंक का है। प्राइवेट सेक्टर की इफिशियंसी अच्छी है। तो नॉन परफॉर्मिंग होते हैं तो हमेशा याद रखिए गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर जो बैंक है उनके ज्यादा नॉन परफॉर्मिंग एसेट हैं इन कंपैरिजन टू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स बिकॉज दे हैव द मोर एफिशिएंसी। प्राइवेट सेक्टर वाले लुकआउट करते हैं, वो प्राइम बोरोवर्स को ही चुन चुन के लोन देते हैं, सब प्राइम बोरोवर्स को लोन देने से कतराते हैं, बट ड्यू टू मेनी फैक्टर्स इन द पब्लिक सेक्टर बैंक्स दे गिव लोन्स टू सच पीपल आल्सो जो सब प्राइम बोरोवर्स होते हैं, दे नॉट डू नॉट रिपे द मनी ऑन टाइम, जिसकी वजह से हमारा नॉन परफॉर्मिंग एसेट बहुत बढ़ गया था, एंड नाउ नॉन परफॉर्मिंग एसेट बहुत कम भी हो गया। तो ये इकोनॉमिक सर्वे का लेटेस्ट डेटा है, डिक्लाइन इन द ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट ऑफ द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। अगर आप देखेंगे मार्च 18 में 11.2% पहुंच गया था, नाउ सितंबर 2024 में ये 2.6% है, 2.6% है। सो इट्स अ वेरी कमेंडेबल जॉब दैट हैज बीन डन बाय द मोदी गवर्नमेंट। एंड देखिए गवर्नमेंट कोई अगर अच्छा काम करे उसके लिए क्लैप जरूर है, क्योंकि भाई आप समझो इस बात को कि हर गवर्नमेंट कुछ अच्छे काम कुछ खराब काम करती है, उनका मिक्सचर होता है इवेल्युएशन, वो अलग चीज है। हम कोई पॉलिटिकल उस फील्ड में नहीं कि हमें आप मेरी बात समझ रहे, हमें यहां पर ये देखना है कि हमारे बैंकिंग सेक्टर को पॉलिटी इकोनॉमी का ड्राइवर है, इकोनॉमी को चलाने के लिए पॉलिटी कुछ भी करेगा। और इसीलिए देखिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो बैंक हैं, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को बैंकों का कम भी किया गया ताकि बैंकों की फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी हो जाए, और जिसकी वजह से बैंकों के पास मोर कैपेसिटी हो लैंड करने की, तो कंजम्पशन बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और जीडीपी ग्रो होगी। तो टुडे आल्सो इन दिस जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी वी आर रिजिलियंट एज अ इकोनॉमी। व्हाई वी आर सो मच रिजिलियंट? अभी भी इकोनॉमिक सर्वे बोल रहा है कि नेक्स्ट ईयर हम 6.3 टू 6.8% की ग्रोथ रेट रखेंगे। क्यों रखेंगे? बिकॉज आवर फाइनेंशियल सेक्टर इज आल्सो स्ट्रांग, आवर ओपन इकोनॉमी एक्सटर्नल सेक्टर इज आल्सो स्ट्रांग। सो हम कहीं ना कहीं अपने फाइनेंशियल सेक्टर को बहुत स्ट्रांग पॉइंट बना के चल रहे हैं ताकि ना लॉन्गर रन हमारा ये सेक्टर जो है हमें बूम पे ले जाए। हमें विश्व गुरु अगर बनना है तो कैपिटलिज्म का एक ही मतलब है, रोटेशन ऑफ वेल्थ, और रोटेशन ऑफ वेल्थ करता कौन है? बैंक। तो बैंकिंग सिस्टम की हेल्थ जब तक अच्छी नहीं होगी तब तक विश्व गुरु का सपना भूल ही जाए तो अच्छा होगा। इसलिए विश्व गुरु को सपना अगर पूरा करना है तो हमें अपने बैंकों का फाइनेंशियल हेल्थ अच्छा करना ही पड़ेगा। एंड इन दैट कॉन्टेक्स्ट it's a very good job done by the Modi government bringing the IBC code, so resolving the most of the non performing assets, bad banks को लाया गया ताकि वो रिजोल्यूशन कर सके नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का। ये करना बहुत जरूरी था। तो बैड बैंक्स क्या होते हैं मैं आपको अभी समझाऊंगा भी। आई होप ये डेटा आप समझ गए इकोनॉमिक सर्वे का। मैंने आपको बोला था इकोनॉमिक सर्वे हो, बजट हो, सब कुछ इंटीग्रेटेड भी पढ़ाऊंगा, नए चार्ट के थ्रू ही पढ़ाऊंगा ताकि आपको कहीं पर भागना ना पड़े। एंड दैट वाज माय प्रॉमिस, जब मैंने ये कोर्स लॉन्च किया था वो प्रॉमिस के साथ ही किया था, और ये प्रॉमिस मैं फुलफिल भी करूंगा। सो डिक्लाइन इन द ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट ऑफ द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। हाँ आप बोल सकते हो लेकिन ये किस पीरियड के लिए बोल रहे हो? तो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स अगर स्टडली डिक्रीजिंग बोल रहे हो तो आपको समझना पड़ेगा इन द लास्ट डिकेड बोलोगे तो फिर स्टडली डिक्रीजिंग नहीं है। तो यूपीएससी ऐसा सवाल पूछेगा, ऐसा ट्रेंड देगा, तो जनरली यूपीएससी जो ट्रेंड बनाता है वो रॉन्ग ही बनाता है। तो अगर इसमें भी ट्रेंड बनाना होगा तो ये बोलेगा इन द लास्ट डिकेड द ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट ऑफ द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हैज स्टडली डिक्लाइन, तो वो ऑप्शन सही नहीं होगा। आई होप यू गॉट माय पॉइंट, ये बातें आपको समझ में आ गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखिए लोन रिकवरी। व्हाई लोन रिकवरी? क्योंकि अगर हमारे पास स्टैंडर्ड एसेट है तो कोई दिक्कत नहीं है, पैसा वापस आ रहा है, पर नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, सब स्टैंडर्ड एसेट्स है, डाउटफुल एसेट्स हैं, लॉस एसेट है, तो फिर क्या करेंगे? तो फिर उन लोन की रिकवरी करना पड़ेगा। तो बैंकिंग सिस्टम का सिंपल मतलब क्या है? आपने किसी को लोन दिया है, वो आपको पैसा वापस करेगा, नहीं वापस किया तो क्या करोगे? वो आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाएगा, सब स्टैंडर्ड एसेट हो जाएगा, थोड़े दिनों बाद डाउटफुल एसेट हो जाएगा, नहीं तो लॉस एसेट हो जाएगा। अगर ये एसेट खराब हो गया, दिस इज बैड क्वालिटी ऑफ एसेट, तो भैया फिर क्या करोगे? तो बैंक जब भी आप लोन लेने जाते हो आपसे कुछ कोलेट्रल रखवाता है, घर गिरवी रखवा लेता है, कभी गाड़ी रखवा लेता है, कुछ ना कुछ आपसे गिरवी रखवाता है, यानी कोलेक्टर के रूप में कुछ आपसे सबमिट करवाता है। अगर आप लोन वापस नहीं करोगे तो बैंक क्या करेगा? उस कोलेक्ट्रल को बेचेगा और अपने पैसे की रिकवरी करेगा, एंड दैट इज कॉल्ड लोन रिकवरी। लोन की रिकवरी से ही नॉन परफॉर्मिंग एसेट कम किए जा सकते हैं। नॉन परफॉर्मिंग एसेट कम करना है तो दो तरीके, पहले तो जब आगे जो न्यू लोन्स दे रहे हो वो प्राइम बोरोवर्स को दो, एंड सेकेंड थिंग जो आपके रिकवरी, जो आपके बैड एसेट्स हैं उनकी रिकवरी करो, तभी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कम भी होंगे।
आई होप यू गॉट माई पॉइंट। ये मैंने पूरी चीज आपको होलिस्टिकली समझाई है। देखिए मेंस का एनालिसिस और भी है, लेकिन प्री के पर्सपेक्टिव से इतना बेहतर है। लोन रिकवरी सरफेसी एक्ट 2002। तो आइए हमको सरफेसी एक्ट 2002 के बारे में पढ़ना है, पर एक इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं। देखिए 1991 में द टोटल बैंकिंग सेक्टर, पूरा हमारा जो बैंकिंग सेक्टर था वो मेस में था। आर बैंकिंग सेक्टर वाज इन कंप्लीट मेस, और इसके लिए गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई थी, नरसिम्हम कमेटी। ये साहब जो देख रहे हैं नरसिम्हम साहब, तो नरसिम्हम कमेटी बनाई थी फॉर बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म। और इस नरसिम्हम कमेटी ने बोला था, इनका ये ऑब्जर्वेशन था कि एनपीए की रिकवरी में बड़ी डिफिकल्टी हो रही है। क्योंकि जब भी आप एनपीए की रिकवरी करने जा रहे हो, उस समय की बात है, ये उस समय की बात है, 1991 की बारे में बात है। उसके पहले की बात है कि देखो जब बैंक आपसे कुछ कोलेट्रल रखवाता था कि अगर आपने पैसा वापस नहीं किया तो मैं आपका कोलेट्रल बेच के उससे अपने लोन की रिकवरी कर लूंगा। पर पता है प्रॉब्लम क्या रही थी? जैसे आपने लेट से घर गिरवी रखा है, अब आप पैसा नहीं दे रहे हो, तो मैं क्या करूंगा, आपका घर बेच सकता हूं। लेकिन घर में बेचने जाऊं उससे पहले आप ऑर्डिनरी कोर्ट में पहुंच जाते थे, और कोर्ट में जाकर आप स्टे ऑर्डर ले लेते थे। स्टे ऑर्डर का मतलब यह है कि जब तक कोर्ट कुछ नहीं करेगा आप उस असेट को बेच नहीं सकते और पैसा रिकवर नहीं कर सकते हो। तो जब भी बैंकों का कोई पैसा वापस नहीं करता था, तो बैंक जो जो इंडिविजुअल होता था, जो पैसा नहीं देता था, वो बोरोवर कोर्ट में जाकर उस पर्टिकुलर चीज के लिए स्टे ऑर्डर ले आता था। और स्टे ऑर्डर आने की वजह से क्या होता था, बैंक उस चीज को बेच नहीं पाता था तुरंत, जिसकी वजह से बैंक की रिकवरी नहीं हो पाती थी और बैंकिंग सिस्टम का हेल्थ डिक्लाइन हो रहा था। ये नरसिम्हम साहब ने इस चीज को ऑब्जर्व किया कि देयर इज अ डिफिकल्टी इन द एनपीए रिकवरी बिकॉज स्टे ऑर्डर मिल जाता है ऑर्डिनरी कोर्ट से। इसीलिए the person recommended the setting of the DRT, डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल्स 1993। उन्होंने कहा कि डेट को रिकवर करने वाले ट्राइब्यूनल्स अलग से बनाएंगे, क्योंकि देखो कोर्ट में पहले से ही बहुत बर्डन है और वहां पर ये केसेस भी जाएंगे तो बहुत लंबा खींचेंगे। जितना लंबा खींचेंगे, सोचो किसी ने कार रखी हुई है कोलेटरल के रूप में, और कार अगर कोर्ट का केस 10 साल खिंच गया तो कार को पूरा यूज कर लिया आपने। तो जब पूरा यूज ही कर लिया या कार को रखे रखे कार की वैल्यू डिटेरियोरेट हो गई, अब कार को बेचोगे भी तो कुछ नहीं मिलेगा, जितना मिलेगा उससे ज्यादा तो आपने कोर्ट में पैसा लगा दिया। आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट। सो डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल्स बनाए जाएंगे ताकि इन केसेस को फास्ट कर सके, फास्ट ट्रैक कर सके। सो नरसिम्हम साहब रिकमेंडेड सेटिंग अप ऑफ द डीआरटी 1993 में कि डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल बनाइए जो ऐसे लोन की रिकवरी करने में मदद करे, ऐसे लोन्स की रिकवरी करने में मदद करे। और नरसिम्हम साहब की कमेटी एक बार नहीं दूसरी बार भी बनाई गई थी 1998 में। तो बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म के ऊपर नरसिम्हम साहब की कमेटी नंबर 1 एंड कमेटी नंबर 2, जब 1 आया इन्होंने डीआरटी के बारे में बोला, लेकिन डीआरटी होने के बाद भी हमारी रूल ऑफ लॉ कंट्री है, रूल ऑफ लॉ कंट्री है। सिर्फ मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, जब तक उसके ऊपर कोई कानून नहीं होगा, जब तक लॉ की बैकिंग नहीं होगी, तब तक चीजों को फास्ट करना बहुत मुश्किल है। तो डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल बना तो दिया आपने, पर उसको मजबूत करने के लिए कोई लॉ पास करना पड़ेगा। इसलिए नरसिम्हम साहब ने 1998 में यह कहा कि आप इस डीआरटी को स्ट्रेंथ करने के लिए एक लॉ लाइए, और इसीलिए हमने सरफेसी एक्ट लाया 2002 में, हमने सरफेसी एक्ट लाया 2002 में। ये लिख लीजिए और फिर मैं इसके बाद आपको समझाता हूं व्हाट इज सरफेसी एक्ट। व्हाट इज सरफेसी एक्ट? तो डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल होते हैं। अगर यहां पर आपका केस आपने किया, आप हार गए, तो आप अपील में जा सकते हो, जा सकते हो। कहां जाओगे? डेट रिकवरी एपेलेट ट्राइब्यूनल में। तो अपील के लिए कौन सा ट्राइब्यूनल होता है? एपेलेट ट्राइब्यूनल होता है। और उसके ऊपर भी जाना है तो आप हाईकोर्ट जा सकते हैं। सो दिस इज द चेन जहां पर आप अपील में जा सकते हो। तो डीआरटी, डीआरएटी एंड हाईकोर्ट, डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल, डेट रिकवरी एपेलेट ट्राइब्यूनल एंड हाईकोर्ट। बोलो समझ में आ रहा है यहां तक? बोलो। तो नरसिम्हम साहब जब कंप्लीट बैंकिंग सेक्टर वाज इन मेस इन 1991, he came up with the debt recovery tribunal, and then he came up with the recommendation that make a law and strengthen these DRTs. तो डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल को मजबूत करने के लिए एक लॉ लाया गया जिसका नाम है सरफेसी एक्ट। सरफेसी एक्ट लिख लिया? यस, पक्का? हेडिंग डालिए सरफेसी एक्ट। इसका फुल फॉर्म कितना बड़ा है देखिए, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ द सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। इसीलिए इसको शॉर्ट में सरफेसी बोल रहे हैं। आप भी सरफेसी बोलिएगा, लेकिन यूपीएससी पूरा लिख के देता है। रिसेंटली पूछा है, रिसेंटली 2023 का पेपर में सरफेसी एक्ट के बारे में पूछा है।
सर क्यों पूछा होगा? आप लॉजिक तो बताते हो, 20 साल, 20 ईयर्स। कुछ लोग कहते हैं सर ये 5 साल, 10 साल, 20 साल क्या लगे रहते हो, क्या मिलता है आपको? कुछ नहीं मिलता मुझे। तुम्हें क्या मिलेगा फ्री में, वो तुम देखो। मुझे क्या मिलेगा? मैं तो टीचर हूं, मैं तो पढ़ाऊंगा, जो मेरे बस में होगा समझाऊंगा। समझना आपको है। कृष्ण ने बहुत समझाया था दुर्योधन को भी, पर कुछ लोग नहीं समझते। अर्जुन को समझाया, समझाया तो समझ गए। दुर्योधन को समझाया, बोला अरे पागल 5 गांव मांग रहे, दे दो, क्या ही चला जाएगा तेरा। पर दुर्योधन दुर्योधन बीइंग दुर्योधन, सर डिसिप्लिन कैसे लाए लाइफ में? मत लाओ। तुम्हारी लाइफ का डिसिप्लिन, अगर तुम लाइफ में डिसिप्लिन नहीं लाओगे तो लाइफ में लाइफ ही नहीं बचेगी, क्या ही मिलेगा फिर? सिंपल है। ये कोई चीज वो थोड़ी है सर, खाना कैसे खाएं, तो इसका कोई जवाब नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? भूख लगेगी तो खाना खाओगे ना। अगर डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा तो कर ही लोगे। करना नहीं चाहते हो, मन तुमको भटकाता है इसलिए नहीं कर पा रहे हो, और कोई बात नहीं। मन को स्थिर कर लो, स्टेबल माइंड, स्थिर बुद्धि कर लो बस, अपने आप डिसिप्लिन मेंटेन हो जाएगा। चलिए ज्ञान की चीजों से बाहर निकल के पढ़ाई की चीजों में आ जाते हैं। सरफेसी एक्ट पे आते हैं। क्या फुल फॉर्म था? सिक्योरिटाइजेशन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फाइनेंशियल एसेट्स एंड द इन्फोर्समेंट ऑफ द सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। It is an act which for the first time empowers the bank to recover their bad debt by selling the asset of the defaulter like building, factory, etc. whatever they pledge without the prior permission of the court. इस एक्ट ने खुले खुले में बोल दिया कि हेलो बैंक्स, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर किसी ने तुम्हारा पैसा वापस नहीं किया और उसने कोलेट्रल के रूप में कुछ भी रखा है, तुम जाकर ओएलएक्स में डाल के बेच डाल, तुम्हें किसी कोर्ट की प्रायर परमिशन की जरूरत ही नहीं है। एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम द बैंक फील द एनर्जी। ओ माय गॉड, व्हाट्स द एनर्जी? अच्छा ये पावर है हमारे पास, अब देखो हम अपने लोन्स की रिकवरी कैसे करते हैं। And it was a landmark legislation for the banking sector because it enables the bank to reduce their non-performing assets by adopting the measures of the reconstruction. Reconstruction का मतलब क्या होता है? अगर मैं आपका घर तोड़ दूं तो घर दोबारा बनाओगे, दोबारा बनाओगे तो उसको क्या बोलते हो? रिकंस्ट्रक्शन। तो अगर मेरा कोई असेट था वो खराब हो गया है, वो वापस नहीं आ रहा था, कुछ ऐसा कर दिया ताकि वो रिकंस्ट्रक्ट हो जाए। तो जब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को रिकवर करोगे तो आप क्या कर रहे हो? बेसिकली रिकंस्ट्रक्शन ऑफ दी एसेट्स कर रहे हो। सबके नाम में मतलब है दोस्तों, बस तुम्हें आंखें खुली रखनी है। एग्जामिनेशन में बहुत से सवाल सिर्फ नेम के मतलब से होता है। दिस डज नॉट अप्लाई टू अनसिक्योर्ड लोन। भाई अनसिक्योर्ड लोन है तो आपने कुछ कोलेट्रल में रखा ही नहीं है। कोलेट्रल में रखते तो सिक्योर्ड लोन्स होते। जब बैंक ने लोन दिया था तो कुछ कोलेट्रल में रखता तो सिक्योर्ड लोन्स होते। जब नहीं रखा तो वो कैसे लोन से अनसिक्योर्ड है? अनसिक्योर्ड है तो उसके लिए अप्लाई क्यों होगा? क्या बेचने जाओगे? और या किसी का लोन का अमाउंट अगर बिलो 1 लाख रुपीज है तो उसको परेशान मत करो। या किसी ने अपने लोन का 80% चुका दिया है, बस 20% बचा हुआ है, तो उसको परेशान मत करो। उनके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, जाहिर सी बात है। दे आर नॉट बैड पीपल, उन्होंने अपना 80% चुका दिया, 20% भी चुकाने वाले हैं, टेंशन मत लीजिए, वो चुका देंगे। लेकिन उनको सरफेसी एक्ट लगा के अब 20% को रिकवर करने के लिए उनका घर मत बेचो, सिंपल बात है। गॉट द पॉइंट? अंडरस्टूड? ये लिख लिया आपने? बोलिए। यस सर। ओके। अंडर सरफेसी लेंडर कैन मॉर्गेज असेट्स। देखो क्या क्या कर सकता है बैंक। लेंडर कौन है? बैंक इज अ लेंडर, जो बोरो कर रहा है वो बोरोवर है। तो अगर मैं बैंक हूं, आप सब लेंडर, आप सब बोरोवर हो, तो मैं लेंडर हूं पैसा देने वाला, आप बोरोवर हो पैसे लेने वाले। अगर मैं आपके साथ क्या क्या कर सकता हूं ये सुनो। अगर आपने कुछ चीज गिरवी रखी है, कुछ चीज मॉर्गेज की है, तो मैं उस मॉर्गेज असेट्स को सेल कर सकता हूं।
आपने घर गिरवी रखा था, मैं घर बेच दूं, या आपकी कोई कंपनी है, तो जितने लाख रुपए का आपने मुझसे लोन ले रखा है उतने लाख रुपए के आपके शेयर्स परचेज कर लेता हूं, क्योंकि आपकी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही होगी, तो आपकी कंपनी में ओनरशिप ले लेता हूं। तो जितना लोन होगा उस लोन को चेंज कैसे कर सकता हूं? इक्विटी में। डेट को इक्विटी में चेंज कर सकता हूं। या ऐसे असेट्स को बैंक क्या कर सकता है? असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को बेच सकता है। ये असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या होती हैं, बैड बैंक्स क्या होते हैं, थोड़ी देर में हम समझेंगे, तो ये पॉइंट अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। तो इसको होल्ड करके रखिए, ये भी मैं समझा दूंगा। सेल सच असेट्स टू एआरसी। और 2021 में आरबीआई सेट अप द सुदर्शन सेन कमेटी टू सजेस्ट रिफॉर्म फॉर द एआरसी। तो ये कमेटी और इसके रिफॉर्म भी याद रखिएगा। ये कमेटी क्या है और इस कमेटी ने रिफॉर्म किसके बारे में कहा था? असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के बारे में कहा था। चलिए थोड़ा स्पीड बढ़ाइए तो बेहतर होगा। यस, मेंस भी तो लिखना है 6 घंटे। भूलना मत, फ्री थोड़ी है, मेंस भी तो है। तो लेंडर कैन मॉर्गेज असेट्स, डेट को इक्विटी में चेंज कर सकता है, या तो इसी सेम नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को या बैड एसेट्स को वो असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को बेच सकता है। और ये सरफेसी किस पे एप्लीकेबल नहीं होगा? फार्म लोन्स पे एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि हमें किसे परेशान नहीं करना है, वनरेबल सेक्शन को परेशान बिल्कुल भी नहीं करना है, फार्मर्स को परेशान नहीं करना है। सरफेसी पावर किस किस के पास होगी? सभी टाइप्स के बैंक के पास होगी। हाउसिंग फाइनेंशियल कंपनीज के पास भी होंगी। हाउसेस फाइनेंशियल फाइनेंस कंपनी जो होती हैं, जो हाउस के लिए फाइनेंस करती हैं। आपको घर बनवाना है, आपके पास पैसे नहीं है, तो आप कहीं से लोन लेने जाओगे, तो ये जो हाउस फाइनेंस कंपनी होती है, हाउसिंग पर्पस के लिए फाइनेंस करती हैं। तो ये लोग भी सरफेसी की पावर को यूज कर सकते हैं। एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज भी सरफेसी पावर का यूज कर सकते हैं। तो बैंक्स, एनबीएफसी एंड एचएफसी, ये सारे सरफेसी पावर को यूज कर सकते हैं। तो ये लिख लीजिए एनबीएफसी, लेकिन उसके बाद दो कंडीशन है। एनबीएफसी का साइज जो होना चाहिए मोर देन 100 करोड़ रुपीस का होना चाहिए सर साइज, और इनका लोन जो उन्होंने दिया है वो 20 लाख रुपीस के ऊपर का होना चाहिए। पहले 50 लाख रुपीस की सीलिंग थी, उसको कम करके 20 लाख रुपीस की सीलिंग कर दी है कि अगर कोई भी एनबीएफसी 20 लाख रुपीस के ऊपर का जो लोन दे रहा है वो सरफेसी की पावर को यूज करके अपने लोन की रिकवरी कर सकता है। पहले 50 लाख रुपीस की सीलिंग थी, तो 50 लाख के ऊपर वाले लोन्स के लिए एप्लीकेबल था, उस सीलिंग को थोड़ा कम किया ताकि एनबीएफसी के लिए थोड़ी सी राहत मिल जाए, ईज मिल जाए, ताकि वो 20 से 50 लाख वाले जो लोन है उनकी भी रिकवरी कर पाए। तो सरफेसी की पावर किसके पास होगी? बैंक के पास, यस। एनबीएफसी के पास, यस। लेकिन कंडीशन है एनबीएफसी विद सर्टेन कंडीशन, एंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, हाउस फाइनेंस कंपनी। ये लिख लीजिए इतना, ये मत लिखिएगा अभी, ये मैं समझा तो दूं पहले। तो बैंक के पास है, एचएफसी के पास है, एनबीएफसी के पास है, कोऑपरेटिव बैंक के पास है क्या? डस कोऑपरेटिव बैंक्स आल्सो हैव द सरफेसी पावर और नॉट? डस कोऑपरेटिव बैंक आल्सो हैव द सरफेसी पावर नॉट? अब आपको समझना है, फिर यस और नो में जवाब लिखना है। ये पूरा कहानी नहीं लिखना है आपको, पूरी कहानी नहीं लिखना है आपको। तो एक इशू उठा था एक समय पे, डस कॉर्पोरेटिव बैंक्स आल्सो हैव द सरफेसी पावर? तो कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 7, जिसमें एक यूनियन लिस्ट होती है, एक स्टेट लिस्ट होती है, एक कॉन्करेंट लिस्ट होती है, उस यूनियन लिस्ट की एंट्री नंबर 43 एंड एंट्री नंबर 45। एंट्री 43 में लिखा है इनकॉर्पोरेशन रेगुलेशन वाइंडिंग अप ऑफ द ट्रेडिंग कॉर्पोरेशंस इंक्लूडिंग बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, बट डज नॉट इंक्लूड कोऑपरेटिव सोसाइटीज। और एंट्री 45 में लिखा है बैंकिंग। तो एक जगह 43 में लिखा है डज नॉट इंक्लूड कोऑपरेटिव सोसाइटीज, और दूसरी जगह लिखा है कि बैंकिंग। तो फिर केस हुआ। तो 2007 में एक कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि अंडर सरफेसी एक्ट डज नॉट अप्लाई टू कोऑपरेटिव बैंक्स because the cooperative banks are outside the law making power of the union as per the entry 43। तो इसको यूज करके ये जजमेंट आया था 2007 में, पर इसी जजमेंट को रिवाइज किया 2020 में, एंड सुप्रीम कोर्ट फाइनली क्लैरिफाइड द मैटर that entry number 45 includes banking, and banking involves all types of the bank, commercial and both the cooperative bank, and therefore the union made the SARFAESI Act to empower the banking sector, and the same power are also available to the cooperative banks। तो कोऑपरेटिव बैंक के पास भी सेम पावर है। तो एंट्री 43 बोलता है कि यूनियन की लिस्ट में कोऑपरेटिव सोसाइटीज को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, पर 45 बोलता है बैंकिंग। तो 43 के हिसाब से 2007 का जजमेंट आया कि अगर सरफेसी एक्ट यूनियन ने बनाया है तो यूनियन की पावर में कोऑपरेटिव सोसाइटीज नहीं आता है, तो कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए वो पावर, सरफेसी की पावर अवेलेबल नहीं होगी। पर फिर 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला अरे ये 43 वाला मत उठाओ, 45 वाला उठाओ। बैंकिंग का मतलब है कि सारे टाइप्स के बैंक, कमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक दोनों,
तो अगर कोऑपरेटिव बैंक्स अगर यूनियन लिस्ट में है तो इसका मतलब क्या है कि सरफेसी की पावर जो है यूनियन कोऑपरेटिव बैंक्स के पास भी हो सकती है, क्योंकि यूनियन को पावर है उस लिस्ट में कानून बनाने का। सो क्या कोऑपरेटिव बैंक्स के पास टुडे सरफेसी की पावर है? आंसर इज यस। तो आपको यस याद रखना है कि हां इस लिस्ट में एक चीज और है, सरफेसी पावर की इस लिस्ट में एक चीज और है, कोऑपरेटिव बैंक। इसलिए मैंने यहां पे पहले लिख दिया था ऑल टाइप ऑफ बैंक, इसलिए मैंने यहां पे पहले लिख दिया था ऑल टाइप ऑफ बैंक, कमर्शियल एंड कोऑपरेटिव। ठीक है, अंडरस्टूड? यस। और ये कब आया था जजमेंट? 2020 में। 2020 एंड 25 में कितने साल का अंतर है? 5 इयर्स का। सवाल नहीं पूछा है तो सवाल पूछना बनता है। जिस दिन सवाल पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द सरफेसी पावर, वहां पे लोग अटक जाएंगे। इसलिए ये चीज आपको समझनी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो लॉजिक से समझा रहे, तो आपको मैं थीम समझाता हूं ताकि ये चीज आप समझो। मैं थीम वाइज आपको इकोनॉमी पढ़ा रहा हूं ताकि मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें समझा रहा हूं जो यूपीएससी पूछ सकता है। गॉट द पॉइंट? अंडरस्टूड? यस, पक्का। तो आपको सरफेसी एक्ट समझ में आया? अब ये सवाल देखो, सी दिस क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, ये यूपीएससी का सवाल है 2023 का, प्री 2023 का ये सवाल देखिए। इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम द डिपॉजिट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट distributed to their investors is exempted from tax but dividend is taxable। अभी तक हमने ये पढ़ा ही नहीं है, हमने इनवाइट्स पढ़े नहीं है, तो कोई बात नहीं, ये पढ़ लेंगे अभी। लेकिन दूसरा देखिए, इनवाइट्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज बोरोवर्स अंडर द सरफेसी एक्ट। सरफेसी, ये पूरा देखो, फुल फॉर्म नहीं लिखा, क्या लिखा यूपीएससी ने? पूरा का पूरा एक्ट लिखा, सिक्योरिटाइजेशन एंड द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फाइनेंशियल एसेट्स एंड द इन्फोर्समेंट ऑफ द सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। इनवाइट सरफेसी के अंदर होते हैं, ये लिखा है। तो आप, मैं आपको दिखाना चाहता कि सरफेसी एक्ट क्यों पूछा। 20 साल 2023 का ये सवाल है, सरफेसी से सवाल पूछा। गॉट द पॉइंट? तो दो चीजों को मिक्स करके सवाल पूछता है यूपीएससी। ये सवाल हम दोबारा लगाएंगे अभी, इस सवाल का जवाब मत दो, चलो ठीक है। चलो अब मेरी एक बात और सुनो, यहां तक समझ में आ गया? एक बात सुनो, मैं बहुत तेज इंसान हूं, तेज मतलब आई एम अ वेरी कनिंग पर्सन, नॉट इन रियल लाइफ, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं। तो लेट्स से कि आई एम वेरी कनिंग पर्सन एंड आई कैन डू मेनी फ्रॉड्स। तो लेट्स डू वन फ्रॉड इन फ्रंट ऑफ यू। चलो मेरे पास एक घर है, यस, एक घर है जो एक पर्टिकुलर लोकेशन में है, ठीक है। मुझे पैसे की जरूरत है, मैं एसबीआई के पास गया, एसबीआई से कहा कि मुझे 10 लाख रुपए का लोन चाहिए। एसबीआई ने कहा दे देंगे, कोई बात नहीं सर, आप अच्छे इंसान हैं, आपको पैसा देने में क्या दिक्कत है। कोलेट्रल में क्या रखोगे? मैंने कहा सर मेरा घर रख लो आप, मेरा घर भी ले लो, मेरा तन भी ले लो, मेरा मन भी ले लो, सब ले लो आप। मैंने कहा मेरा घर आप कोलेट्रल के रूप में रख लीजिए और मुझे 10 लाख रुपए का आप मुझे लोन दे दीजिए। एसबीआई ने कहा ठीक है, मैं आपको लोन दे देता हूँ। मैंने कहा ओके, आप दे दीजिए। तो एसबीआई से मैंने 10 लाख रुपए का लोन ले लिया और फिर 10 लाख रुपए का फिर मैंने विल बी माई छमक छल्लो, फिर मैंने डांस किया, गाना गाया और पैसा सिंपली उड़ाया, पैसा बर्बाद करने में लग गया। क्योंकि ये पैसा मैंने कोई अच्छे काम के लिए तो लिया नहीं था, ये पैसा मस्ती करने के लिए लिया था। अब भैया एसबीआई की ईएमआई भरने का समय आ रहा था, एसबीआई का पैसा चुकाने का समय आ रहा था। तो फिर मैं कहां गया? फिर मैं आईसीआईसीआई बैंक के पास गया और आईसीआईसीआई बैंक से कहा कि मुझे 15 लाख रुपए लोन में चाहिए। आईसीआईसीआई ने कहा कि अच्छा, तुम्हें 15 लाख रुपए चाहिए। अब आईसीआईसीआई एसबीआई से बात तो थोड़ी करता है, और वो ये थोड़ी करेंगे कि आपसे लोन ले रखा है क्या तो मेरे से लोन मैं ना दूं। ऐसा तो बात कम्युनिकेशन हो नहीं रही है, कम्युनिकेशन का गैप है। अब बात समझो, तो आईसीआईसीआई के पास गया, 15 लाख रुपए का मुझे लोन चाहिए। आईसीआईसीआई ने कहा क्या चाहिए? लोन। तो क्या रखना पड़ेगा? मैंने कहा कोलेट्रल रखना पड़ेगा, मेरे पास रेडी है कोलेट्रल। मैंने वही सेम घर फिर चिपका दिया। एग्जाम्पल है, देखो एग्जाम्पल की तरह ही लेना, एक्चुअल में थोड़ी हो रहा है, एग्जाम्पल की तरह लो, मुझे कुछ चीज समझाना चाह रहा हूं। तो मैंने ये घर दोबारा फिर से गिरवी रख दिया, कोलेट्रल के रूप में रख दिया और आईसीआईसी से 15 लाख रुपए ले लिए। और 15 लाख लेने के बाद इनको धीरे धीरे टरका रहा हूं और 15 लाख रुपए के लिए फिर उसमें माई छम्मा के छल्लो, फिर वही गाना कर रहे हैं, कच्चा बादाम भाई कच्चा। गेटिंग माई पॉइंट? फिर मैंने क्या किया, फिर मैं गया एचडीएफसी बैंक के पास और मैंने कहा कि मुझे 20 लाख रुपए का लोन चाहिए। एचडीएफसी ने कहा कि बैस अच्छा लोन चाहिए आपको, क्या है कोलेट्रल? मैंने कहा मेरे पास कोलेट्रल रेडी है, दैट इज माय होम। फिर मैंने उसको घर का वो दिखा दिया और मैंने घर के पेपर दिखा के फिर से मैंने क्या लिया, 20 लाख रुपए का लोन यहां से ले लिया। अच्छा, इन सब ने मुझे पैसा दिया
और मैं इन सबके पैसे वापस तो कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं, मैं पैसे उड़ा रहा हूं। इसका मतलब क्या है कि इन सब का जो असेट था वो क्या बनने वाला है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बनने वाला है। और मैं कैसा बोरवर हूं, मैं सब प्राइम बोरवर हूं। यस। लेकिन एक ही चीज पर सोचो, सबने मुझे लोन दिया, एक ही कोलेटरल को रख के सबने लोन दिया। ये ऐसा हो क्यों रहा था? क्योंकि ये आपस में बात नहीं करते थे, इनके पास इंफॉर्मेशन नहीं थी मेरे बारे में। एसबीआई के पास लोन लेने गया था, ये तो चलो पहला बैंक है। दूसरा बैंक के पास जब मैं गया था, उसके पास ये इंफॉर्मेशन नहीं थी कि मैंने पहले कितने लोन लिए हैं, मैंने कभी किसी लोन पे डिफॉल्ट तो नहीं किया है, ये सब उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं थी। मैंने कोलेट्रल के रूप में क्या रखा हुआ था पहले वाले लोन्स पर, ये सारी इंफॉर्मेशन नहीं थी। सो देयर वाज अ कम्युनिकेशन गैप। तो हमने क्या कहा कि चलो एक कंपनी बना देते हैं, हमने कहा कि चलो एक कंपनी बना देते हैं इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए। तो हमने कंपनी बना दी सिबिल। अब सिबिल क्या करती है, जब भी बैंक किसी को लोन देता है, वो लोन देने के बाद क्या कोलेट्रल में कितने लाख रुपए का लोन दिया, किसको लोन दिया, वो सारी इंफॉर्मेशन सिबिल को देती है। और फिर क्या करती है, जब दूसरे बैंक के पास आप जाओगे और लोन लोगे, तो दूसरा बैंक आपकी जो इंफॉर्मेशन है पहले सिबिल से चेक करेगा। सिबिल से चेक करने के बाद वो उस इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करेगा और देखेगा आपकी वर्दीनेस क्या है, आप डिफॉल्ट किए हैं पहले कि नहीं किए हैं, आपने कोलेट्रल क्या रखा था पहले। तो सारी इंफॉर्मेशन आप किसके पास आएगी, आईसीआईसीआई बैंक के पास आएगी। फिर आईसीआईसीआई डिसाइड कर सकता है कि उसको लोन देना है कि नहीं लेना। तो मतलब सिविल ने क्या किया, इंफॉर्मेशन जो का गैप था, कम्युनिकेशन जो गैप था, वो इंफॉर्मेशन का गैप कम कर दिया। और साथ में सिविल क्या करता है, एक रेटिंग देता है। जैसे आप जोमेटो वालों को रेटिंग देते हैं 4 स्टार 5 स्टार 3 स्टार, स्विगी वालों को देते होंगे, ब्लिंकिट वालों को देते होंगे, ऐसे सिविल आपकी रेटिंग देता है कि आपने जो लोन लिया है उस पर आप डिफॉल्ट करते हो या टाइमली रीपेमेंट करते हो, उसके बेसिस पर सिविल की रेटिंग होती है। अगर सिविल की रेटिंग अच्छी है तो मतलब आपको दूसरा बैंक आराम से लोन देगा। रेटिंग अच्छी नहीं है मतलब आपने कुछ गड़बड़ किया है पीछे वाले लोन्स पर, आपने पैसा वापस नहीं किया है, इसलिए सिविल आपकी रेटिंग कम कर देगा, जिसकी वजह से आपको लोन नहीं मिलेगा। तो व्हाट इज सिविल? सिविल इज इंफॉर्मेशन कंपनी। जब भी कोई लोन लेने जाएगा, सिविल से बैंक इंफॉर्मेशन चेक करेगा, लोन देने के बाद सिविल में अपडेट करवाएगा इंफॉर्मेशन को, ताकि आपके बारे में सिविल को पता रहेगा। सिविल को पता रहेगा यानी सभी बैंकों के बीच में स्मूथ कम्युनिकेशन हो पाएगा। अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट? इसीलिए याद रखिए, कभी भी बैंक का 1 रुपया भी अगर बचा हुआ है, 1 रुपया, ये मत सोचिएगा 1 रुपया तो चलो छोड़ो क्या बात है, 1 रुपया भी पे कीजिएगा। मैं कह रहा हूं 2 रुपए बैंक को पे करके आना, बैंक को एक्स्ट्रा रुपए देके आना, लेकिन कभी भी बैंक का 0.1 रुपीज लेके मत आना, क्योंकि आपको लगेगा 1 रुपया कुछ नहीं, पर सिबिल अपनी रेटिंग कम कर देगा, क्योंकि आपने कंप्लीटली रीपेमेंट नहीं किया। गॉट द पॉइंट? तो लिख लीजिए सिबिल के बारे में। आई होप यू अंडरस्टूड। सिबिल इज अ इंफॉर्मेशन, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी। मजा आया? कॉन्सेप्ट समझ के मजा आया? सिबिल स्कोर क्या होता है, अब जाके अपना सिबिल स्कोर चेक कर सकते हो। एक एक ऐप है जिसका नाम है वन स्कोर। वन स्कोर एक ऐप है, इस पे अगर आप सिबिल की अगर स्कोर चेक भी करो तो आपकी रेटिंग कभी कम नहीं होगी। बार बार सिबिल का स्कोर चेक करने से रेटिंग कम होती है, स्कोर कम हो जाता है। लेकिन ये एक ऐप बता रहा हूं मैं आपको, वन स्कोर ऐप, इसमें अगर आप अपना सिबिल चेक भी करोगे तो आपकी रेटिंग कम नहीं होगी। ये बहुत अच्छा ऐप है, आप यूज कर सकते हो अपने सिबिल का स्कोर चेक करने में, और सिबिल का स्कोर आपका कैसे इंप्रूव होगा वो भी आप वहां से देख सकते हो। तो दैट इज वेरी गुड। तो वन स्कोर ऐप मस्त है, मैं यूज करता हूं, पर्सनली यूज करता हूं, पर्सनल रिकमेंडेशन है मेरे। ये मत सोचना वन स्कोर वाले मेरे पास आ रहे हैं कि सर आप बोल देना, अरे नहीं भाई, बड़े लोग हैं वो, मेरे पास कहाँ आएंगे। वो तो मैं आपको बोल रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए, आप अपने लिए, आपके लिए यूज हो जाए, आपको पता रहेगा आपके मम्मी पापा का रेटिंग क्या है। मोबाइल में ऐप डालो, नंबर डालो, इन्फॉर्मेशन डालो, तुरंत स्कोर आ जाएगा। अगर आपने कभी भी लोन लिया है तो स्कोर तुरंत आपका आ जाएगा। इट इज इंडिया फर्स्ट क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी फाउंडेड इन अगस्त 2000। कितने साल कंप्लीट हो गए इसको? इसको 25 ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं। तो आपको सिबिल डिफरेंट होता है। सिबिल इज इंफॉर्मेशन कंपनी, एक होता है सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, एक होती क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, जैसे लाइक मूडीज, फिच, ये क्रेडिट रेटिंग है, ये क्रेडिट की रेटिंग को चेक करते हैं और ये इंफॉर्मेशन देता है बस। क्रेडिट इंफॉर्मेशन कि ये बोरोवर था, इसने यहां से लोन लिया था, इसने ये कोलेटरल रखा था, इसने पहले लोन पे इतना डिफॉल्ट किया, इतना डिफॉल्ट नहीं किया, बस।
So this play a very critical role in India's financial system, banking system. बहुत बढ़िया रोल प्ले किया है सिविल ने। जब से सिविल आया है, सो इंफॉर्मेशन का जो गैप था, कम्युनिकेशन गैप था, वो बहुत बेहतर हो गया। एंड दैट इज वेरी गुड फॉर बैंक्स। बैंक को पता होगा किसे लोन दे रहा है, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। CIBIL collects and maintains the records of an individual payment pertaining to loans and credit card. These records are submitted to the CIBIL by the member banks and credit institutions on a monthly basis. And this information is then used to create a credit information report and the credit scores which are provided to the credit institutions in order to help evaluate and improve the loan application. Since its inception, CIBIL has come to play a critical role in India's financial system. ये समझ में आया? बोलो भाई, हैव यू अंडरस्टूड दिस? आपको पता चला 1 घंटे निकल गए हैं 4:10 हो रहे हैं। समझ आ रहा है कि 1 घंटे हो भी गए हैं? पढ़ाई में इतना डूब जाओ कि पता ही नहीं चला समय क्या हो रहा है। बस जिस दिन आपको समय देखना आपने बंद कर दिया ना, उस दिन आप कामयाब होंगे सर, मैं आपको बोल रहा हूं। समय देखना, समय देखने का मतलब है कि आप इतना मूवी देखते समय देखते हो कि कितनी मूवी बची है क्या, जब तक वो बहुत ही खराब मूवी ना हो। यस, हाथी, घोड़े, तोप, तलवार, फौज तुम्हारी है। बहुत बढ़िया, कितना बढ़िया लाइन बोल रहे थे लोग। सारी फौज तेरी है, जंजीर में जकड़ा राजा, मेरा अब भी सब पे भारी है। ठीक है, यस अरे मैं उस समय की बात नहीं कर रहा, वो समय जेल गया कि नहीं गया उनसे हमें मतलब नहीं है। हमारा समय ये समय है बढ़िया था लेकिन बहुत बेकार था नहीं, मेरे को मूवी देखे भरत तो 4 दिन हो गए, 4 दिन से ज्यादा हो गए। यस, बहुत अच्छी मूवी। फोन एकदम खुला देगी आपका, आपको अपने गोल के लिए एकदम, आपको इतना पेशेंस, इतना रेजिलियंस सिखा देगी कि आप लगे रहोगे। देखो, मूवीज का एक पर्पज है वो आपको मोटिवेट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि जिसने ठान लिया कि स्वराज का सपना पूरा करना है तो स्वराज का सपना पूरा करना है। फिर उसमें कोई इफ बट नहीं है। ऐसा छावा डन डन, ये हो गया। यस, चलो एक चीज और समझाता हूं। हमने क्या समझा अभी तक? कहानी अब तक, कहानी अब तक बैंक लोन में पैसा देता है। बोलो हाँ जी, देता है। अच्छा, लोन में पैसा जब देता है तो बैंक के लिए क्या है? लोन हटा के क्या लिख सकते हैं? असेट लिख सकते हैं। असेट जब परफॉर्म करते हैं तो कैसे असेट्स होते हैं? स्टैंडर्ड असेट्स होते हैं। जब नहीं परफॉर्म करते हैं तो एनपीओ हो जाते हैं, सब स्टैंडर्ड असेट हो जाते हैं, डाउटफुल असेट हो जाते हैं, लॉस असेट हो जाते हैं, ये सारे हो जाते हैं। अच्छा, बैंक का पैसा वापस नहीं आता तो बैंक को बड़ी दिक्कत होती है। तो बैंक अगर पैसा दे रहा है तो हमेशा क्या रखवाता है? कोलेट्रल रखवाता है। कोलेट्रल को बेच के अपने लोन की रिकवरी कर सकता है। जी हाँ, तो बैंक का अगर कोई एनपीओ हो रहा है या बैंक का कोई पैसा वापस नहीं कर रहा है तो बैंक क्या कर सकता है? लोन की रिकवरी कर सकता है। लेकिन लोन की रिकवरी करने में क्या है? बैंक को वो कोलेट्रल को सेल करके फिर रिकवरी करनी पड़ती है। और देखो, इसमें भी टाइम लगता है, इसमें लोग भी बिठाने पड़ेंगे, एक एक आपके पास ह्यूमन पावर भी होनी चाहिए। जाएंगे, कोलेट्रल को बेचेंगे, उसको आदमी को पकड़ेंगे, उसका कोलेट्रल लेंगे, तब जाकर उसको बेचेंगे और बेचने के बाद अपने लोन की रिकवरी करेंगे। तो अगर आपका कोई लोन नहीं दे रहा है तो आप क्या करोगे? लोन की रिकवरी करोगे। जाहिर सी बात है, पैसा वापस नहीं दे रहा तो आप लोन की रिकवरी करोगे कैसे? बेच के। इसको हम बोलते हैं लिक्विडेशन ऑफ असेट्स। तो आप क्या करते हो? उनके असेट्स को लिक्विडेशन करते हो। लिक्विडेशन का मतलब तो पता है, हाउ इजली लिक्विडिटी, हाउ इजली कन्वर्ट समथिंग इनटू द कैश। तो अगर ये बॉटल है, इसको लिक्विडिटी करना है तो क्या मैं आपको दे दूं, आपसे इसके बदले पैसे ले लूं, तो इसका क्या हो गया? लिक्विडेशन हो गया। मैंने आपको बेच दिया और आपसे पैसे ले लिया, इसकी जगह मेरे पास हाथ में क्या होंगे? पैसे होंगे। दिस इज कॉल्ड लिक्विडेशन। तो अगर कोई घर रखा है तो घर को बेच दिया और पैसे रख लिया नीलामी करके, करेक्ट? तो लिक्विडेशन कर दिया आपने घर का। तो लिक्विडेशन ऑफ असेट्स करके बैंक लोन की रिकवरी कर सकता है, कर सकता है। लेकिन बैंक सोच रहा है कि ये स्टेप नहीं लेते हैं ना, एक काम और कर सकते हैं।
एक काम और कर सकते हैं, सुनिए मेरी बात, क्या कर सकते हैं? बैंक ये बोल सकता है कि लिक्विडेशन ना करके मैं रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन कर सकता हूं। रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन, व्हाट वी मीन बाय रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन? मान लो बैंक ने जब आपको लोन दिया था, तो मान लीजिए आपको 1 लाख रुपीज का लोन दिया था 8% पे 1 साल के लिए। ये आपके लोन का फॉर्मेट था। यू हैव टुक द 1 लाख रुपीज लोन एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% फॉर 1 ईयर। दैट वाज द लोन स्ट्रक्चर। दिस वाज द लोन स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को चेंज करना, इस स्ट्रक्चर को चेंज करना कैसे कर सकते हैं? अब भाई पैसा तो चेंज नहीं कर सकते हैं, तो बैंक आपको ये बोल सकता है कि देखो तुम मेरा पैसा वापस कर दो, चलो 8% मत दो, कोई बात नहीं 6% दे दो। तो वो क्या कर सकता है रीस्ट्रक्चरिंग में? या तो अपने इंटरेस्ट के रेट कम कर सकता है, या बैंक बोलेगा अरे अगर आपको दिक्कत हो रही है कोई बात नहीं, आप अच्छे इंसान हैं, आप 1 साल में मत देना, चलो कम से कम 2 साल में दे दो। यू हैव गिवन 2 years टू रीपे द लोन, तो आपका टाइम पीरियड बैंक बढ़ा सकता है। तो अगर बैंक अपना इंटरेस्ट रेट कम कर दे और टाइम पीरियड बढ़ा दे, या कोई भी एक कर दे या दोनों कर दे, इन ऑल दी केसेस, तो ये क्या होगा? ये पेपर कैसा दिखने लगेगा? 1%, 6%, 1 लाख 6%, 2 years। तो ये लोन का पेपर चेंज हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं? रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन। इसको हम बोलते हैं रीस्ट्रक्चरिंग। तो बैंक आपसे बोलेगा कि ठीक है यार, तुम्हारा असेट मैं लिक्विडेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक काम और कर लेते हैं, रीस्ट्रक्चरिंग कर देता हूं, ताकि तुम लोन वापस तो कर दो कम से कम। बैंक ऐसा क्यों कहता है? कोई बात नहीं, 8% नहीं मिलेगा तो 6% मिल जाएगा, कम से कम पैसा वापस तो आ जाएगा, कम से कम असेट परफॉर्म तो करता रहेगा, नॉन परफॉर्मिंग तो नहीं बन पाएगा। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। तो जब भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट बनता है, या तो बैंक क्या कर सकता है? लोन की रिकवरी के लिए लिक्विडेशन ऑफ द एसेट्स कर सकता है, या तो वो स्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन कर सकता है, लोन की रीस्ट्रक्चरिंग कर सकता है। इस रीस्ट्रक्चरिंग करने में क्या होगा? अगर सामने वाला पर्सन एग्री हो गया तो क्या करेंगे? ठीक है, फिर आप इस जो नया रीस्ट्रक्चर्ड है उसके हिसाब से पैसा वापस कर दो। लेकिन अगर रीस्ट्रक्चरिंग पे नहीं मान रहे हो, तो हम फिर लोन की रिकवरी के लिए आपका लिक्विडेशन ऑफ द एसेट कर देंगे। तो बैंक आपको ऑप्शन देता है कि अगर आपको ऑक्शन नहीं करना, लिक्विडेशन नहीं करना चाहते हो, यानी आप सरफेसी लगा के, सरफेसी कब लगाएंगे? जब सामान को बेचना होगा। फॉर लोन की रिकवरी में, देखो मैंने कहां पढ़ा है आपको सरफेसी, लोन की रिकवरी करनी होगी तो क्या लगाओगे? सरफेसी लगाओगे। लोन की रिकवरी लगाओगे तो क्या लगाओगे? सरफेसियत लगाओगे। और जो भी असेट्स होगा, जो भी कोलेटरल होगा, उसको आप सेल कर दो, उसको लिक्विडेट करके अपना पैसा रिकवर कर लो। लेकिन अगर आप लिक्विडेशन नहीं करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? आप रीस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं। और इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जो हम पढ़ेंगे 2016 का, वो रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन्स के बारे में बात करेगा। तो सरफेसी हमेशा क्या बोलता है कि ओएलएक्स में डाल और बेच डाल। सरफेसी आपको हमेशा याद रखना है, लोन की रिकवरी ओएलएक्स में डाल और बेच डाल, मतलब लिक्विडेशन ऑफ द एसेट्स के लिए। लेकिन अगर रीस्ट्रक्चरिंग करनी है तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड विल टॉक अबाउट द रीस्ट्रक्चरिंग। तो अगर आप लोन की रिकवरी के लिए लिक्विडेशन नहीं करना चाहते हो, तो रीस्ट्रक्चरिंग करवा लो हमसे। अगर रीस्ट्रक्चरिंग करवा लोगे तो ठीक है, अगर नहीं करवाओगे और आपने लिक्विडेशन भी नहीं किया, सोचो इस बात को, रीस्ट्रक्चरिंग नहीं किया, कोई बात नहीं, आप सामान आपका कोलेटरल है, अब आप उसको सरफेसी लगा के बेच नहीं रहे हो, तो क्या हो रहा है? आपका यहां पे बैलेंस शीट देखा था आपने, यहां पे असेट था, यहां पे लायबिलिटी था। असेट के साइड में क्या लिखा था आपने? असेट के साइड में आपने जो लोन दिए थे पब्लिक को, वो यहां पे लिखा हुआ था। यहां पे 1 लाख रुपीज का क्या होगा? 1 लाख रुपीज का क्या होगा? असेट होगा। लेकिन ये असेट कैसा होगा? ये अब मान लो सब स्टैंडर्ड असेट है, उसके बाद डाउटफुल असेट बनेगा, उसके बाद लॉस असेट बनेगा। अगर लॉस असेट बना है, तो अगर आप इसको यहां से बाहर निकाल दो, फिर मतलब वैसे आपका लोन किसी ने लिया है, वो पैसे माफ नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट फॉरगेटिंग द मनी, बट आपकी बैलेंस शीट में वो ना दिखे, उसके लिए आपको बैलेंस शीट से निकालना पड़ेगा। तो ये जो 1 लाख रुपीज है, जो असेट है खराब, जिसकी रिकवरी नहीं किया आपने अभी तक, जो आपका अभी भी लॉस असेट बन चुका है, डाउटफुल असेट्स है, सब स्टैंडर्ड असेट्स है, लेकिन आपकी रीस्ट्रक्चरिंग भी आपने नहीं किया है, तो आप क्या कर सकते हो? इसको फिर आपको यहां से निकालना पड़ेगा। इसको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं राइट ऑफ करना। क्या बोलते हैं? राइट ऑफ। निकलो यहां से। कहां से निकलो? अपनी बैलेंस शीट से निकल जाओ। तो राइट ऑफ का मतलब होता है जब बैंक अपनी बैलेंस शीट से वो चीज निकाल के बाहर फेंक देता है, उसको हम बोलते हैं राइट ऑफ। तो अगर आप लिक्विडेशन नहीं कर रहे हैं, रिस्ट्रक्चरिंग नहीं कर रहे हैं, और आपका असेट खराब क्वालिटी का है, आपको राइट ऑफ करना चाहिए। क्या करना चाहिए? राइट ऑफ मतलब अपनी बैलेंस शीट से बाहर निकाल देना चाहिए, कि मेरी कॉपी किताबों में ना दिखे, बैलेंस शीट में ना दिखे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको राइट ऑफ करना पड़ेगा। और राइट ऑफ कर दोगे तो बैलेंस शीट में नहीं होगा,
लेकिन अभी भी आपने उसका लोन आपको वापस नहीं किया उसने, तो आप उसका अभी भी उसके कोलेट्रल को बेच के रिकवरी कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आप माफ नहीं कर रहे हो उन्हें, बस आप अपने कॉपी में जो आपने लिखा था, जो आपने कॉपी में लिखा था, उस कॉपी से आप बस निकाल रहे हो, उस पेपर से निकाल रहे हो आप। उसको बोलते हैं हम राइट ऑफ करना, उसको हम बोलते हैं राइट ऑफ करना। यस, पक्का? यस, इसको हम बोलते हैं राइट ऑफ करना। अगर राइट ऑफ नहीं किया ना, तो आपको प्रोविजनिंग करनी पड़ जाएगी, प्रोविजनिंग ऑफ लोन्स। ये क्या होता है मैं समझाऊंगा, पहले आप ये बना लो, ये मत लिखना, ये आप लिख चुके हो, बस ये बना लो, ये बना लो। ये बन गया हो तो थम्स अप दे दो मुझे। अगर कभी भी आपने कभी बैंक से लोन नहीं लिया है, पहली बार लोन लेने जा रहे हो, तो पहली बार तो आपके सिविल स्कोर कुछ होगा नहीं, बेस्ड ऑन योर सैलरी एटसेट्रा एटसेट्रा। पहली बार आपको लोन देंगे और फिर चेक करेंगे कि आप लोन वापस करते हो कि नहीं करते हो। तो पहले आपका फाइनेंशियल हेल्थ देखेंगे कि आपकी सैलरी कितने रुपए की है, आप कितना रुपए का लोन ले रहे हो। आई होप चाहत यू अंडरस्टूड दैट पॉइंट। इतना तो यूज करना पड़ेगा ना। गॉट द पॉइंट, अंडरस्टूड। मॉर्गेज असेट्स मतलब जो आप कोलेट्रल के रूप में रखते हो, साक्षी बोला है उस समय पर। सुनो सुनो सुनो, सुनना सुनो सुनो। मॉर्गेज करना, सैलरीज ऐसे कोलेट्रल नहीं रखते, सैलरी है, इससे आपकी हेल्थ अच्छी है, आप पैसा वापस कर सकते हो, आपकी कैपेसिटी अच्छी है, दैट्स व्हाई यू आर अ प्राइम बोरोवर। तो अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपए की है और आपकी ईएमआई 8,000 रुपए की है, तो बैंक आपको लोन दे देगा कि 1 लाख रुपए कमाता है, 8,000 रुपए की ईएमआई भर सकता है। तो आपने क्या समझा, रिस्ट्रक्चरिंग भी समझ लिया, लिक्विडेशन भी समझ लिया, राइट ऑफ भी समझ लिया, प्रोविजनिंग समझना बाकी, वो हम समझेंगे। चलो, नेक्स्ट इज स्ट्रेस्ड असेट्स। स्ट्रेस्ड असेट्स, बैंक के लिए स्ट्रेस क्या है? वही बैंक का असेट स्ट्रेस है। भाई आपके घर में 5 लोग हैं, एक बच्चा बहुत अच्छा काम कर रहा है, 4 बच्चे बस माँ बाप को क्या करते हैं, स्ट्रेस देते हैं। वही असेट्स जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, वो बैंक वो माँ बाप के लिए क्या है, स्ट्रेस है। तो वही असेट स्ट्रेस असेट्स बैंक के लिए भी है। कौन कौन से बैंक के लिए स्ट्रेस असेट्स होंगे? इज इक्वल टू नॉन परफॉर्मिंग एसेट कैसे हैं, स्ट्रेस देते हैं। अच्छा, रीस्ट्रक्चर जो किया है, तो रीस्ट्रक्चर करना क्यों पड़ा? क्योंकि वो पैसा वो आपके सामने वाला वापस नहीं कर रहा था, तो वो एक तरह से वो भी स्ट्रेस है ही है। और राइट ऑफ जो आपने कर दिया है, जो अपने बैलेंस शीट से निकाल तो दिया है, पर अगर घर से निकाल भी दो तो बच्चा बच्चा ही होता है, स्ट्रेस तो देता ही रहेगा। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? यस, तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, restructured loans and write off assets, these are all three combined are called stress assets. All three combined are called stress assets of the bank. ये बैंकों के लिए स्ट्रेस पॉइंट है। अगर कभी राइट ऑफ नहीं किया, बैंकों ने अगर राइट ऑफ नहीं किया अपने बैड क्वालिटी एसेट्स को, उसके लिए बैंक को प्रोविजनिंग करना पड़ जाएगा। वो प्रोविजनिंग क्या होता है मैं समझाता हूं। आई होप यहां तक आपके कॉन्सेप्ट एकदम दिमाग में पूरा समझ में आ रहा, आपको समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। इकोनॉमी इज ऑल अबाउट फीलिंग, अंदर ब्लड में एकदम घूमनी चाहिए, तब मजा आएगा। मजा तभी है। ठीक है। यस, और देखो क्या लिखा है, रिस्ट्रक्चर लोन क्या होता है यहां पे लिख दिया है, राइट ऑफ क्या होता है आउट ऑफ बैलेंस शीट लिख दिया है। और राइट ऑफ नहीं किया तो देखो ये क्या लिखा है मैंने बना के, प्रोविजनिंग करना पड़ जाएगा। प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो लिखिए, हेडिंग डालिए प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो या प्रोविजनिंग, पीसीआर भी बोल सकते हैं, प्रोविजनिंग भी बोल सकते हैं, कोई बात नहीं। प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो, परसेंटेज ऑफ बैड असेट्स, percentage of bad assets that has been set aside or provided for। इसका मतलब क्या मैं समझाऊंगा। provisioning percentage of bad assets to be set aside or provided for, to be set aside or provided for।
तो अगर राइट ऑफ नहीं किया तो प्रोविजनिंग करना पड़ेगा, राइट ऑफ नहीं किया तो प्रोविजनिंग करना पड़ेगा। ठीक है, अब प्रोविजनिंग का मतलब क्या ये समझ लेते हैं। ये लिख लिया, ये लिख लिया, बोलो हाँ या ना, बोलो बोलो बोलो, तुम भी बोलो हम भी बोले। यस, यस, ओके। सुनो मेरी बात, बैंक की बैलेंस शीट में एक साथ में एक साइड असेट है और एक साइड लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी एंड असेट्स। असेट के साइड पे आप क्या लिखते हो, जो आप लोन में पैसा देते हो। लेट से 1 लाख रुपीस आपने लोन में दिया था, वो पैसा वापस नहीं आया, तो ये कैसा असेट हो गया, ये नॉन परफॉर्मिंग असेट हो गया, ये बैड असेट की क्वालिटी में चला गया। अब ये पैसा आ नहीं रहा, तो पहले नॉन परफॉर्मिंग एसेट बनेगा, फिर सब स्टैंडर्ड एसेट बनेगा, उसके बाद डाउटफुल एसेट बनेगा, फिर लॉस एसेट बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा, पक्का बनेगा। मतलब ये एसेट कैसा है, ये बैड क्वालिटी एसेट है, और फिर भी तुमने अपनी बैलेंस शीट में रख रखा है, तुमने फिर भी अपनी बैलेंस शीट में रख रखा है। अगर तुमने फिर भी अपनी बैलेंस शीट में रख रखा है, तो ये 1 लाख रुपए आ नहीं रहा आपका, लेकिन बैलेंस शीट में एसेट को तो बढ़ा रहा है ना। देखने में लगेगा अरे वाह, बैंक के पास कितने एसेट्स हैं। अरे घर में अगर 5 बच्चे हों और कुछ ना भी कर रहे हों, और लगेगा तो यही ना बाहर वालों को कि क्या बात है, ये बच्चे, कुछ बच्चे अच्छा परफॉर्म करे, कुछ खराब परफॉर्म करे, पर बाहर वालों लगेगा क्या बात है, इनके पास स्ट्रेंथ है, इनके पास बच्चे हैं जो बड़े बड़े हैं, तगड़े हैं, अच्छे हैं। तो वो क्या है, देखने में लगेगा ये एसेट है, लेकिन अंदर तो दिख रहा है ना, अंदर ही अंदर पता चल रहा है कि एसेट 2 टाइप के हैं यहाँ पे, एक गुड क्वालिटी एसेट्स हैं, एक बैड क्वालिटी एसेट्स हैं, पर दोनों ही एसेट्स हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा है। तो अगर आप सोचो, अगर आप 1 लाख रुपए एसेट है लेकिन ये अच्छा एसेट नहीं है, तो भैया इस एसेट को कवर करने के लिए कुछ तो रखो। आपने लोन दिया, वो पैसा वापस नहीं आया, डिपॉजिटर्स आपको पैसा दे रहे हैं, आप पैसा बोरोवर्स को दे रहे हो, वो पैसा वापस नहीं आ रहा, पैसा खराब हो रहा है, बैड क्वालिटी एसेट्स हो रहा है। उस बैड क्वालिटी एसेट्स को कवर करने के लिए, जैसे इंश्योरेंस में कवर होता है, उस बैड क्वालिटी एसेट्स को कवर करने के लिए अरे कुछ और पैसा आपको अलग से रखना पड़ेगा, सेट असाइड। मतलब सुनो मेरी बात, अगर बैंक के पास मान लो डिपॉजिट का आया 50 लाख रुपए, 50 लाख में सर्टेन पैसा वो सीआरआर में रखेगा, सर्टेन एसएलआर में रखेगा, और कुछ पैसा लेट से 25 लाख रुपीस का वो लोन में पैसा दे सकता है, 25 लाख रुपीस लोन में दे सकता है। लेकिन बैंक का पहले से 1 लाख रुपए खराब है, तो बैंक फिर 1 लाख को हटाना पड़ेगा, यानी इस 25 लाख से 1 लाख रुपीस को सेट असाइड करना पड़ेगा टू कवर फॉर दिस 1 लाख रुपीस, टू कवर फॉर दिस 1 लाख रुपीस। सो बैंक विल हैव ओनली कैपेसिटी ऑफ 24 लाख रुपीस लोन। फिर बैंक सिर्फ 24 लाख रुपए का ही लोन दे सकता है। क्यों? अरे बैंक का 1 लाख रुपए का लोन वापस नहीं आया था पैसा, वो बैड क्वालिटी एसेट था, उसको कवर करने के लिए बैंक के पास लेट्स से एक्स अमाउंट ऑफ मनी है जो वो लोन में दे सकता है, पर भैया उसको कवर करने के लिए जो तुम्हारा खराब है उसके लिए सेट असाइड तो करो, ताकि तुम रिस्क कितना लो, रिस्क कम लो। गॉट माई पॉइंट। अगर तुम सबको लोन देते रहे और पैसा नहीं आता रहा, और तुमने उसको कवर करने के लिए जो पहले खराब हो गए हैं उनको कवर करने के लिए कुछ तुमने पैसा अलग से सेट असाइड नहीं किया, कल के दिन कोई डिमांड डिपॉजिट मांगने आ जाएगा, कैसे पैसा वापस करोगे, कैसे पैसा वापस करोगे, नहीं कर पाओगे। इसीलिए इसीलिए क्या करना पड़ता है, बैंक को कुछ पैसा, मान लो 25 लाख रुपीस का लोन देने वाला था बैंक, लेकिन पहले से ही 1 लाख रुपए खराब हो चुका है पहले वाले लोन्स में, तो बैंक को 1 लाख रुपए हटा के रखना पड़ेगा साइड में, और बैंक सिर्फ 24 लाख रुपीस का ही लोन दे सकता है। इसको हम बोलते हैं प्रोविजनिंग, इसको हम बोलते हैं प्रोविजनिंग। गॉट द पॉइंट? टू सेट असाइड, टू प्रोवाइड फॉर समथिंग। गॉट द पॉइंट? अंडरस्टूड? यस और नो? यानी आपके पास पहले आपने 10 लाख, पहले आपने 1 लाख रुपए का लोन दिया था, उसमें 1 लाख रुपए का लोन वापस नहीं आ रहा है, अब आपके पास 25 लाख रुपीस, न्यू 25 लाख रुपीस है जिसको आप लोन में देना चाहते हो, और वो लोन में आप दे दोगे सारा, तो 1 लाख रुपीस तो पहले वो आ नहीं रहा, उसके लिए क्या किया आपने, उसको कवर करने के लिए आप 24 लाख रुपीस का लोन दो, 1 लाख रुपीस उसको कवर करने के लिए रख लो। इसको हम बोलते हैं प्रोविजनिंग, टू कवर समथिंग, टू प्रोवाइड फॉर समथिंग। लेकिन प्रोविजनिंग कब करेंगे? जब तक आपकी बैलेंस शीट में लिखा हुआ है, जब तक आपकी बैलेंस शीट में लिखा हुआ है। अगर बैलेंस शीट से क्या कर दो, राइट ऑफ कर दो, राइट ऑफ कर दो। अगर बैलेंस शीट से निकाल दोगे तो प्रोविजनिंग नहीं करना पड़ेगा। अगर बैलेंस शीट से मैं 1 लाख रुपए निकाल दो कि ये है ही नहीं, तो फिर मैं 25 लाख रुपीस का लोन दे सकता हूं। लेकिन अगर मैंने बैंक इसको राइट ऑफ नहीं किया, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रोविजनिंग करना पड़ेगा। देखो यहां पे क्या लिखा है,
आप क्या कर सकते हो, आप रिस्ट्रक्चरिंग कर सकते हो या राइट ऑफ कर सकते हो। राइट ऑफ नहीं किया तो क्या करना पड़ेगा, प्रोविजनिंग करना पड़ेगा। बैलेंस शीट में होगा तो क्या करना पड़ेगा, प्रोविजनिंग, टू सेट असाइड सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी टू कवर फॉर द बैड असेट्स, टू सेट असाइड सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी टू कवर फॉर द बैड असेट्स। गॉट द पॉइंट, अंडरस्टूड, यस यस यस। सो इसलिए क्या लिखा है, परसेंटेज ऑफ बैड असेट्स टू सेट असाइड और दी प्रोवाइडेड फॉर। कितना परसेंट होगा, देखो सबका अलग अलग होगा। देखो अगर आपका लॉस असेट है, कुछ कैटेगरी वाला लॉस असेट की कैटेगरी में, तो आपको कितना परसेंट, ये लिखना नहीं है, ये आपको लिखना नहीं है, कितना परसेंट आपको प्रोविजनिंग करना पड़ेगा, 100% की प्रोविजनिंग करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई आपका डाउटफुल असेट्स है, तो अनसिक्योर्ड पोर्शन है तो 100%, सिक्योर्ड पोर्शन है तो 25% से 100% की रेंज में आप कितना भी कर सकते हो। तो अगर कोई सिक्योर्ड लोन है अबाउट 1 लाख रुपीस का, जो कि डाउटफुल असेट की कैटेगरी में है, तो आप उसका 25,000 भी अलग से रख सकते हो, या आप 75,000 रख सकते हो, या 1 लाख रुपीस पूरा रख सकते हो। 25% से 100%, यानी प्रोविजनिंग का डिफरेंट डिफरेंट असेट्स का डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया है। आप देखो स्टैंडर्ड असेट्स के लिए आपको प्रोविजनिंग कितनी करनी पड़ती है, 0.25%, यानी स्टैंडर्ड असेट्स है तो उसके लिए प्रोविजनिंग बहुत कम करते हैं कि गलती से ना आए तो। लेकिन सब स्टैंडर्ड असेट्स है तो 15% की प्रोविजनिंग कर रहे हैं, डाउटफुल असेट्स है तो 100% की प्रोविजनिंग कर रहे हैं, लॉस असेट्स है तो 100% की प्रोविजनिंग कर रहे हैं। यानी अगर मेरी बैलेंस शीट में जितना भी लॉस असेट है, 1 लाख रुपए लॉस हो गया, तो पूरा का पूरा अगली बार मुझे 1 लाख रुपए की क्या करनी पड़ेगी, प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी। तो डिफरेंट डिफरेंट असेट की क्वालिटी, डिफरेंट डिफरेंट असेट क्वालिटी के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो। इसीलिए दैट्स व्हाई अनुली वेरी गुड। इसीलिए अगर बैंक को लगता है कि भैया लॉस असेट है तो राइट ऑफ कर दो, ज्यादा बेटर है। कम से कम तुम्हारी कैपेसिटी कम नहीं होगी, तुम ज्यादा लोन दे पाओगे। राइट ऑफ नहीं करोगे तो दिक्कत है। इसलिए अगर आपको लग रहा है कि प्रोविजनिंग का ज्यादा अमाउंट रखना पड़ेगा, तो अपनी बैलेंस शीट से राइट ऑफ कर दो। क्या कर दो, राइट ऑफ कर दो। आई होप आप समझ गए ये राइट ऑफ क्यों यहां पे स्ट्रेस दे रहे हैं। स्ट्रक्चर्ड, रिस्ट्रक्चर्ड, एनपीए सब क्या है, स्ट्रेस हैं। और प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो क्या, क्लियर, प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो क्या है ये भी आप समझिए। गॉट द पॉइंट, अंडरस्टूड, यस। और देखो मैंने कहा था ना, मैं आपको ग्रॉस एनपीए और नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में अंतर समझाऊंगा। ग्रॉस और नेट में क्या अंतर है, ये ग्रॉस वाली लाइन थी और ये नेट वाली लाइन है। ग्रॉस में कुछ माइनस करोगे तभी नेट तक पहुंचोगे, ग्रॉस में प्रोविजनिंग माइनस करोगे तब नेट तक पहुंचोगे। तो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में प्रोविजनिंग माइनस करते हैं तो नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स निकलता है। ये लिख लीजिए आप, ये ग्राफ जो आप देख रहे थे, मैंने बोला था आपको समझाऊंगा मैं। जीएनपीए में ग्रॉस में कुछ माइनस करते हैं, याद है, जीडीपी में कुछ माइनस करेंगे तो एनडीपी बनेगा। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बनता है। ग्रॉस में जब भी कुछ माइनस करेंगे नेट बनेगा। तो ग्रॉस में, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में प्रोविजनिंग माइनस कर दिया तो नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गया। गॉट द पॉइंट, अंडरस्टूड, यस। हाँ, अगर आपने राइट ऑफ कर दिया तो फिर आप प्रोविजनिंग नहीं किया तो इसका मतलब क्या, क्या आपकी कैपेसिटी कम नहीं हुई, आप ज्यादा लोन में पैसा दे सकते हो। यानी प्रोविजनिंग क्या करता है, बैंकिंग सेक्टर को, बैंकों को ये बोलता है कि रिस्क अप्रोप्रिएट लो। प्रोविजनिंग क्या करता है, आपके पास पैसा रखवाता है आपको, ताकि कोई पैसा मांगने आ जाए डिमांड डिपॉजिट का तो उसको वापस करना पड़ जाए, बैंकों की हेल्थ अच्छी रहे। इसे हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर में काम करना। बैंक शुड वर्क इन द इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर। ऐसा नहीं हो जितना पैसा है लोन में दो, लोन में दो, लोन 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 लो, ऐसा नहीं। ठीक है, अंडरस्टूड, यस। एंड नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज एवर ग्रीनिंग ऑफ लोन। एवर ग्रीनिंग ऑफ लोन, एवर ग्रीनिंग का मतलब क्या होता है, मैं याद है, अगर मैंने एसबीआई से कुछ पैसा लिया, फिर एसबीआई का पैसा चुकाने के लिए आईसीआईसीआई से पैसा ले लूं, आईसीआईसीआई के चुकाने के लिए मैं एचडीएफसी से पैसा ले लूं, अगर मैं ये कर रहा हूं तो क्या कर रहा हूं, मैं अपने लोन को एवर ग्रीन कर रहा हूं। पूरी जिंदगी जीऊंगा, एक बैंक से पैसा लूंगा, दूसरे बैंक से पैसा लेके उसका चुकाऊंगा, फिर मौज काटूंगा, फिर तीसरे बैंक से लेके दूसरे बैंक का चुकाऊंगा, बैंकों का ही पैसा घुमाता रहूंगा और अपनी जिंदगी जीता रहूंगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, एवर ग्रीनिंग ऑफ दी लोन, एवर ग्रीनिंग ऑफ दी लोन। अगर आपने राइट ऑफ कर दिया तो राइट ऑफ करने की वजह, अगर राइट ऑफ नहीं करते तो प्रोविजनिंग करना पड़ता हर्ष, और प्रोविजनिंग नहीं करना पड़ रहा है मतलब अपने पास रखना नहीं पड़ रहा है, तो उसको भी, उस पैसे को भी लोन में दे सकते हो। बट द पॉइंट, असेट्स को लायबिलिटी वाले सेक्शन में नहीं डाल सकते। असेट असेट है, लायबिलिटी लायबिलिटीज है, भरत, यस।
राइट ऑफ के बाद भी रिकवरी किया तो अमाउंट आएगा, बैंक के पास आएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। हमने सब कुछ देख लिया, पढ़ लिया, अब लास्ट लिखिए ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम, ट्विन बैलेंस शीट। एनपीए लाइबिलिटी नहीं है बैंक के ऊपर। अनुभव, कैसी बातें करते हो? एनपीए में ए है, ए इज असेट। कोई असेट परफॉर्म नहीं कर रहा ना, लाइबिलिटी नहीं है, परफॉर्म नहीं कर पा रहा। लाइबिलिटी वो जो आपको चुकाना है वो किसी और का है, असेट तो आपका था, असेट परफॉर्म नहीं कर रहा। अरे आप ही का बच्चा है ना, घर का बच्चा है ना, किसी पड़ोसी का बच्चा थोड़ी मांग के लाए हो। मतलब लगाना पड़ेगा थोड़ा सा, तो असेट लिखा है नाम में, लायबिलिटी कैसे बन जाएगा? चलो, और आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बनना है ना जितना समझा रहा हूं उतना ही समझना है। ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम, हेडिंग डालिए ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम, ये ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम समझते हैं, ठीक है? पहले पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद लिख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 2 सेकंड लगेंगे लिखने में। पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। अच्छा बताओ, मैं क्या अपनी कंपनी खोल सकता हूँ? बोलो हाँ या ना, जल्दी बोलो, यस, हाँ 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 हाँ। तो मान लो मेरी कंपनी है होप तुशांत कंपनी, होप तुशांत प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है? ये कंपनी है मेरी। ये कंपनी को क्या कभी पैसे की जरूरत पड़ सकती है? अरे हाँ, टीचरों को पैसा देना है भाई तो पैसे की जरूरत पड़ सकती है, पड़ सकती है। अगर पैसे की जरूरत पड़ सकती है तो क्या मैं बैंक के पास जा सकता हूँ? और मेरा फेवरेट बैंक कौन सा है? एसबीआई। तो मैं एसबीआई के पास गया कि एसबीआई लोन चाहिए। मैंने कहा क्या लोन? अच्छा हाँ। मैं कहा कितने का चाहिए? मैंने कहा बस 10 लाख रुपए दे दो। तो मान लो 10 लाख रुपए, 10 लाख कम लग रहा है, चलो कोई नहीं, 1 CR ले लेते। 1 CR दे दो, 1 करोड़ रुपए लोन में दे दो। एसबीआई ने मुझे लोन दे दिया, 1 करोड़ लेके आया मैं। लेकिन मैं तो कंपनी के लिए लेके आया हूं, अपने लिए थोड़ी लेके आया हूं। कंपनी क्या करती है? कंपनी कुछ काम करती होगी, कंपनी कुछ काम करती है। 1 करोड़ रुपए अगर लेके आया हूं तो उसको क्या करूंगा? उसको कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा और उसकी वजह से क्या करूंगा? कंपनी को ग्रो करने की कोशिश करूंगा। लेकिन अगर कंपनी को ग्रो करने की कोशिश में क्या कंपनी फिर भी डूब सकती है? क्या मैं बैंक से जो पैसा लेके आया हूं, मैंने खूब मार्केटिंग की, खूब मार्केटिंग की, पर मेरा एक भी कोर्स नहीं बिका, एक बच्चे ने भी मेरा कोर्स नहीं लिया, पैसा मैंने पूरा उड़ा दिया मार्केटिंग में, पर एक भी रुपए नहीं आया, तो क्या मुझे लॉस हो सकता है? हो सकता है। तो जब मुझे लॉस हो जाएगा तो कंपनी डूब सकती है, कंपनी का प्रॉफिट कम होगा। कंपनी का अगर लॉस लॉस हो रहा तो प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो जाहिर सी बात है प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी इज रिड्यूसिंग। जब कंपनी का प्रॉफिट कम होगा या कंपनी को लॉस हो जाएगा, तो कंपनी जब डूब जाएगी तो किसका पैसा वापस नहीं करेगी? बैंक का। अब मेरी बात सुनना, कंपनी का भी एक बैलेंस शीट होगा, कंपनी का भी बैलेंस शीट होता है। कंपनी भी क्या लिखती होगी अपनी? असेट एंड लाइबिलिटी। कंपनी भी लिखती होगी, तो बैंक का भी बैलेंस शीट है। बैंक भी क्या लिखता होगा? असेट एंड लाइबिलिटी। अच्छा, बैंक ने लोन दिया है 1 करोड़ का, तो बैंक का असेट की साइड में लिखा होगा, और मैंने लोन लिया है तो मेरी लाइबिलिटी की साइड में लिखा होगा। पक्का? अच्छा, मैं अपनी लाइबिलिटी चुका पाऊंगा? नहीं, क्योंकि मेरा लॉस हो रहा है, मेरे को प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो मैं अपनी लाइबिलिटी चुका नहीं सकता। तो मैं क्या करूंगा? मेरी बैलेंस शीट खराब हो रही है, मेरी बैलेंस शीट खराब हो रही है। क्यों? क्योंकि मैं अपनी लाइबिलिटी पे नहीं कर पा रहा हूं, मेरे असेट्स कम है, लाइबिलिटीज बढ़ते जा रहे हैं। करेक्ट? और ऐसी एक बैलेंस शीट और होती है, प्रॉफिट एंड लॉस की बैलेंस शीट। तो अगर बैंक की, कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस की बैलेंस शीट है, तो क्या प्रॉफिट एंड लॉस की बैलेंस शीट भी खराब हो रही है? हो रही है। अब सोचो, कंपनी की बैलेंस शीट खराब हो रही है? हो रही है, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट नहीं हो रहा है। और बैंक के असेट का साइड 1 करोड़ रुपए लिखा था, तो बैंक का भी असेट कैसा बनता जा रहा है? नॉन परफॉर्मिंग असेट बनता जा रहा है। तो बैंक की बैलेंस शीट खराब हो रही है। यानी मेरी बैलेंस शीट खराब होने से किसकी बैलेंस शीट खराब हो रही है? बैंक की बैलेंस शीट खराब हो रही है। तो क्या दो बैलेंस शीट खराब हो रही हैं? यस। तो क्या ये ट्विन बैलेंस शीट है? ये ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम है। आंसर इज यस। यानी कंपनी डूबी तो बैंक को साथ में ले डूबी, कंपनी का बैलेंस शीट खराब हुआ तो बैंक का भी बैलेंस शीट खराब हुआ, क्योंकि बैंक से ही पैसा लेके आए थे, तो दो बैलेंस शीट खराब हो गई। इसलिए ऐसी प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं? ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। When the profitability of the company is decreasing and hence the non-performing asset of the bank is increasing. Profitability of the company is decreasing and the non-performing assets of the bank is increasing. ये लिख लो, दो बैलेंस शीट खराब हो रही है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। अंडरस्टूड? यस, पक्का? ओके। नेक्स्ट इज बेसल नॉर्म्स।
ये इस बार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, मतलब मैं कितना ज्यादा बोलूं, कैसे ही बोलूं, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। करेक्ट। 2010 में आया था बेसल 3, इसको 15 ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं, 15 ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं। यूपीएससी ने बहुत सवाल पूछा इस पे।